वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जो 3 फार्म्स लॉज आए हैं उस पे। ठीक है, चूँकि किसान कुछ और कह रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, एक्सपर्ट कुछ और कह रहे हैं, कोर्ट कुछ अभी तक फाइनल कोई डिसीजन ले नहीं पा रही है और सबके अपने-अपने जो अलग-अलग वर्जन है। ठीक है, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें हम लोग ए टू ज़ेड हर एक चीज़ को डिस्कस करें कि कानून कहता क्या है, कानून के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है ना कि सरकार कोई भी चीज़ लाती है तो अप टू सर्टेन लिमिट वो चीज़ ठीक भी होती है, लेकिन कुछ उसमें चालाकियाँ भी होती हैं। तो कहाँ तक सरकार का पक्ष जायज़ है, कहाँ तक किसानों का पक्ष जायज़ है, हर एक चीज़ को अनबायस्ड होके हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बस हमारा इंटेंशन समझने का होगा, ना कि हम सरकार के पक्ष में हैं, ना अगेंस्ट में, ना किसानों के पक्ष में, ना किसानों के अगेंस्ट में। हमारा काम है चीज़ों को सीधे-सीधे समझना। समझने के बाद आप डिसाइड करें कि आप किसके पक्ष में जाना चाहते हैं या आपके हिसाब से क्या लगता है। इसमें हम लोग 3 चीज़ डिस्कस करेंगे। पहला है कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, यानी कि एक्ट में जो चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद सरकार क्या कह रही है। अपोज़िशन क्या कह रहा, अपोज़िशन क्या-क्या सवाल उठा रहे हैं और अपोज़िशन इसे अपोज़ क्यों कर रहा है या फिर किसान अपोज़ क्यों कर रहे हैं, इन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीसरा है कि संवैधानिक रूप से ये वैलिड है या नहीं है, क्योंकि अगर संवैधानिक रूप से वैलिड ही नहीं होगा तो वो कानून एग्ज़िस्ट नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे एक-एक करके। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और तीनों कानून को देखते हैं कि तीनों लॉज़ क्या हैं। पहला, सबसे पहला क्या है? द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। दूसरा क्या है? फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। और जो तीसरा है वह एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट। बेसिकली ये जो है ये अमेंडमेंट हुआ है, ये ऑलरेडी ये एक्ट था पहले से, ठीक है? ये था 1955 में, ठीक है? एक्ट बना था, तो ये एक्ट पहले से था, इसमें अमेंडमेंट किया गया। तो मिला के तीनों कानून हो जाते हैं। तो हम लोग तीनों को एक-एक करके डिस्कस करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। लेट्स डिस्कस। पहला कानून, पहला लॉ क्या कहता है कि द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। जैसा कि मैंने बताया, अगर हम इसके सबको नाम पे ही देखें कि नाम में क्या छुपा दिखे। पहला क्या है? फार्मर्स प्रोड्यूस, यानी कि किसान जो भी उपज करेगा, जो भी पैदावार करेगा, ठीक है? उसका ट्रेड एंड कॉमर्स, उसकी ट्रेडिंग एंड कॉमर्स को प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, यानी कि उस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा और फैसिलिटी दी जाएगी इस एक्ट के तहत। इसमें ये प्रावधान किए गए हैं। तो अब देखिए, फार्मर्स क्या है? जो भी चीज़ प्रोड्यूस करेगा उसको बेसिकली प्रोड्यूस क्यों करेगा? उसे बेचना होगा, बेचेगा। ट्रेडिंग और कॉमर्स में क्या फ़र्क है? ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपने खरीदी और उसको आपने कुछ मुनाफ़ा रख के आगे बेच दिया, तो वो कहलाता है हमारा ट्रेडिंग, ठीक है? और अगर कॉमर्स की बात करें तो ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जुड़ी होती हैं, जैसे हमने, अगर मैंने सपोज़ कीजिए 1 केजी आलू खरीदा, तो आलू खरीदने में जो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे दुकान का रेंट है, जो बंदा बेच रहा है, जो थैली जिसमें हम लेके जाते हैं और जिस हम बस से आना-जाना किए या फिर जिस कन्वेंस से, साइकिल से, वो जिससे भी गए, साइकिल से तो हमारी एनर्जी लॉस हुआ। और अगर तो साइकिल से जाएँगे तो फिर भी लोग काउंट नहीं करता। अगर आपने बाइक से गए तो बाइक का ज़माना है, तो बाइक से गए तो उसमें आपका पेट्रोल खर्चा होगा। तो ये सारी चीज़ें एक चीज़ पे जो सारी चीज़ जुड़ जाती हैं, वो सारा कहलाता है कॉमर्स, ठीक है? कॉमर्स ये चीज़ें होती हैं कि जो एक ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जुड़ी होती हैं, वो सारा कहलाता है हमारा कॉमर्स, ठीक है? तो ये एक्ट बेसिकली क्या कहता है, आप उसको देखिए। पहले मैं इसको थोड़ा-सा साफ कर दूँ, ठीक है? हुँ, तो इस एक्ट में सबसे पहली चीज़ जो हम लोग देखें, ये है ट्रेड एरिया। पहले क्या होता था कि किसान अगर कोई भी चीज़ अगर पैदावार करता है तो उसके लिए उसको सबसे पहली जो सेल है, पहला जो सबसे फर्स्ट जिसको कहते हैं ना, फर्स्ट सेल जो है वो अपनी उपज की कहाँ करेगा, ठीक है? वो कर सकता है सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट, वो मार्केट का नाम है एपीएमसी। एपीएमसी में ही कर सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं कर सकता है, ठीक है? तो ये फर्स्ट सेल जो है ये एपीएमसी में ही कर सकते हैं। लेकिन अब क्या किया,
अब इस ट्रेड एरिया का नाम ही चेंज कर देगा। अब इसके डिफिनेशन में क्या डाल दिया कि कोई भी लोकेशन हो सकता है, वो प्लेस जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ वो प्लेस हो सकता है, कलेक्शन एंड सेंटर हो सकता है, मतलब फार्म गेट हो सकता है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस हो सकता है, होलसेल का वेयर हाउस हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे सरकार मतलब किसान चाहे वहाँ पे बेच सकता है। सपोज कीजिए कि किसान ने जहाँ पर खेती की, वहीं पे उसने अनाज को फाइनल मतलब अनाज के फॉर्म में जैसे उसका फाइनल प्रोडक्शन हुआ, उस वहाँ पे कोई कोई बंदा गया, कोई भी हम आप कोई भी गए कोई कि भाई हमें चाहिए, आप वहाँ से डायरेक्ट खरीद के आप आ सकते हैं। बट पहले क्या था कि ये बेचने के लिए कोई एक मार्केट है जो सरकार ने बनाई है, वो है एपीएमसी, उसी में आपको जाके सामान बेचना है। ये पहला सेल जो होगा वो यहीं पे होगा, ये फिक्स है सरकार की तरफ से, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब सरकार ने कहा कि उन चीज़ों से मुक्त कर दिया, कि अब क्या है कि किसान कहीं भी बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो अच्छी बात है, किसानों को मिला, अच्छी बात है, लेकिन इसमें नुकसान क्या है वो आप देखिए। नुकसान क्या है कि हम इसको अगर इस पॉइंट को, जो पहला हमारा पॉइंट है, हम इसको डिस्कस करें। जो पहला पॉइंट ट्रेड एरिया, चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रेड एरिया में क्या है कि अब मान लीजिए कि ये कोई खेत है, यहाँ फार्म्स, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई वीट किसी ने पैदा किया, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल है, ठीक है। अब ये यहाँ पे गया और इससे बात किया और यहाँ पे जाके इसने बाई कर लिया, ठीक है, हो गया भाई। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे कि प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ पे आती है कि जब ये बंदा यहाँ पे जाके बाई करेगा, ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एमएसपी पे खरीदेगा, इससे जितना इसको बनेगा उतना देगा। अगर इन दोनों की सरकार जैसे कहते हैं ना कि एमएसपी, और एमएसपी में आगे आपको डिस्कस करूँगा कि एमएसपी क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये इस पे दोनों के बीच में जितने में बात बन जाएगी उतने में बिक जाएगा, ठीक है। और आपके यहाँ किसान के लिए तो फ़ायदा है, अच्छी बात है कि यहाँ से जल्दी से सामान इसको बिक जाएगा, यहाँ से उठा के इसको इस मार्केट में नहीं लाना पड़ेगा, जो मार्केट हमने जिसका ज़िक्र किया एपीएमसी, वहाँ पे नहीं लाना पड़ेगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हर चीज़ के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान होते हैं। पहले एक काम करता हूँ, मैं आपको एपीएमसी डिस्कस कर देता हूँ कि एपीएमसी है क्या, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एपीएमसी क्या है, तो फिर आपको समझने आसानी होगा। देखिए एपीएमसी क्या होता है, एपीएमसी है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये क्या है, एक बाजार टाइप से है, सरकार ने बना रखी है, ठीक है। यहाँ पे किसान आते हैं, यहाँ पे किसान आएंगे अपना अनाज लेके, और यहाँ पे जो रेट फिक्स होता है जिसे हम एमएसपी कहते हैं, ठीक है, एमएसपी पे किसान बेच देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जितना सारा काम करता है ये सारा कुछ सरकार के अंडर होता है। ये जो एपीएमसी मार्केट है, ये ये जो है यहाँ पे पूरा सरकारी लोग होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लोग आके बेचेंगे। और इसमें क्या है ना कि टैक्स देना पड़ता है, मतलब आप यहाँ पे जब आएंगे तो एक होता है अड़हतिया, समझ लीजिए कमीशन एजेंट जिसको बोलते हैं। तो वो क्या होगा ना कि जैसे किसान आया, ठीक है, यहाँ पे फार्मर्स हैं, ठीक है ना, तो फार्मर्स आया और यहाँ पे आके इनको डायरेक्ट एपीएमसी में नहीं बेचेंगे, एपीएमसी में ही बेचना है, लेकिन एपीएमसी में डायरेक्ट नहीं बेच सकते। यहाँ पे क्या है, एक कमीशन एजेंट होगा, कौन होगा, कमीशन एजेंट। तो ये एक कमीशन एजेंट को पकड़ेंगे और कमीशन एजेंट जो होगा वो आगे सेल करेगा। तो हर किसान को किसी न किसी कमीशन एजेंट से मिलना पड़ेगा और वो आगे उनका सेल करवाएगा। तो इस मार्केट में जो इसका नाम है एपीएमसी, ठीक है। इस क्या है ना कि ये जो कमीशन एजेंट है, ऑब्वियस एजेंट है तो उसे कुछ ना कुछ कमीशन चाहिए। तो ये किसानों को जो ये यहाँ पे इसको देना पड़ता है, वो देना पड़ता है 2.5%। तो जितना का भी सेल करेगा उसका 2.5% जो है इसको देना पड़ेगा। किसको, 2.5% सेल जाएगा, 2.5% जो कमीशन होगा वो कमीशन एजेंट को जाएगा, जिसको अरहतिया बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और अगर आप हरियाणा पंजाब के से अगर हैं तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें अरहतिया क्या होती है। अरहतिया बेसिकली जो है ना, आप अगर अरहतिया को समझना चाहें तो अरहतिया क्या है, तो आप ये समझ लीजिए कि अरहतिया भी एक तरह का किसान ही है। लेकिन जो किसान में ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं ना, ज़्यादा बड़े किसान जो हैं, तो वही सरकार से मतलब जिसका रसूखदार होते हैं, जिनका पॉलिटिकल पावर ज़्यादा होता है। और जैसे कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में जब पैसा आपका ज़्यादा होगा तो आप ऐसा नहीं, किसान का मतलब ये नहीं होता जो हम आप समझते किसान मतलब फटा चिटा हाल, वही वही किसान नहीं होता। किसान में भी, किसान की दुनिया में भी सब तरह के लोग हैं, ऊपर नीचे सब तरह के हैं। तो बेसिकली वो भी एक तरह के किसान ही हैं, लेकिन वहाँ पे उनको लाइसेंस मिला होता है। तो आप अगर इसमें गौर करें तो देखेंगे आपको कि इसमें 2.5% जो है वो आपको कमीशन के तौर पे आपको देना पड़ेगा। किसको, एजेंट को। कहाँ पे, एजेंट को देना पड़ेगा अगर आपको एपीएमसी में बेचना है तो। एपीएमसी में अगर बेचेंगे तो उसमें इतना देना पड़ेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो अच्छी बात है कि सरकार, हाँ, लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए। और अभी जो कानून आया है उसमें बेचने के लिए
अभी जो लॉज आए हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, कि अभी बार में जितने एरिया मैंने आपको कल काउंट कराए हैं, इन सारे एरिया में बेचने के लिए, चाहे वो कोई भी नॉर्मल प्लेस कहीं भी हो सकता है जहाँ से किसान चाहे, उन सब में बेचने के लिए उसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई कमीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट आप बेच सकते हैं। बट यहाँ पे जाने के लिए आपको इतना परसेंट आपको देना पड़ेगा, प्लस इसमें सेस वेस और कुछ जोड़ देंगे तो मिला के तो और ज़्यादा भी हो जाता है। बट रफली आप अगर 2.5% ही मान के चलें तो 2.5% भी कम रकम नहीं होती है। अब क्या है कि सरकार ने भी इस वाले कानून में ये नहीं कहा है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगा, एपीएमसी चलता ही रहेगा, सरकार की तरफ से एपीएमसी चलता ही रहेगा जैसे पहले चलता रहा था। लेकिन आप अब इस बात को सोचिए, दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत क्या है कि अभी के हिसाब से एपीएमसी में आपको 2.5% लग जाता है। कितना लगता है? 2.5% देना पड़ता। लेकिन अभी जो हो गया कि एपीएमसी के अलावा कहीं भी आप बेच सकते हैं, ये एपीएमसी में आपको 2.5% देना है, ठीक है ना? लेकिन अभी के हिसाब से क्या है कि आप कहीं भी बेचेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं देना है, नो फीस, कोई सेस नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। तो ये अब चीज़ क्या है कि मतलब तो अल्टीमेट आज ना कल एपीएमसी खत्म ही हो जाएगा। सोच के देखिए ज़रा, अगर यहाँ पे आपको 2.5% देना पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं देना पड़ रहा है, तो आप ऑब्वियस से कहाँ जाएंगे? जहाँ नहीं देना पड़ रहा है, जो आपको, और हर कोई चाहता है कि कुछ ना कुछ बचे, तो उसका बचेगा, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि हम ज़्यादा जाएँ या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें। तो उस चक्कर में क्या होगा, उनका ये भी अमाउंट बचाने के लिए वो यहाँ ना जाके नॉर्मल मार्केट कहीं भी बेच लेगा। लेकिन अब इसको नॉर्मल बेचने में दिक्कत क्या है? नॉर्मल बेचने में भी दिक्कत है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। बट यहाँ पे क्या है कि सर, इसीलिए यहाँ पे क्या है कि आज ना कल अल्टीमेटली एपीएमसी जो है वो ख़त्म ही हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी हो सकती है, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, इन दोनों को समझिए, दोनों में क्या है। अभी तक क्या होता था कि किसान गया, ठीक है, और एपीएमसी में बेचा। लेकिन अब क्या है कि अब आप ऑनलाइन भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ऑनलाइन जैसे एक कोई ऐप है, कोई ऐप बन गया, जैसे भी हम लोग क्या है अमेज़न, फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं, ठीक है, बनाता कोई और है, कहीं से कहीं और, वेयर हाउस कहाँ रखा हुआ नहीं रखा कोई नहीं जानता है, हम नहीं जानते। कंपनी को डिस्क्लोज़ करना होता, मतलब कंपनी को अपने साइड, मतलब वो ऑन पेपर दिखना पड़ता है, बट हमें उससे मतलब है क्या कि अमेज़न कहाँ रखी हुई है सामान, नहीं कहाँ से लाई, नहीं, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता है बस। क्योंकि ऐप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में है, काम करती है, सरकार के अधीन है, तो हमें टेंशन की बात नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं, ट्रस्ट हम लोग को रहता है और उसपे हम चीज़ें बाय करते हैं और हमारा पैसा सेफ रहता है। उसी तरह से अगर ऑनलाइन का सिस्टम भी इसमें प्रावधान दिया गया है कि ऑनलाइन भी आप सामान अपना खेती की उपज जो है वो बेच सकते हैं। ये फैसिलिटी इस वाले में दी गई है, ठीक है। और पहले क्या होता था कि एपीएमसी में क्या है कि आप अपने ही स्टेट में बेच सकते हैं, बट इसमें क्या है कि इंटर स्टेट और प्लस, इसमें क्या है, इसमें है कि इंटर स्टेट भी है और प्लस इंट्रा स्टेट भी है, इंट्रा स्टेट भी है, तो दोनों तरह से आप इसमें बेच सकते हैं, इंटर स्टेट भी और इंट्रा स्टेट भी। तो ये भी फैसिलिटी ये किसानों के लिए भी अच्छा। मान लो कि अगर कोई हरियाणा का किसान है और उसने अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग की और उसे कोई उसकी कोई ऐसी फसल है, सपोज़ कीजिए कोई भी, जैसे आलू है, उसकी क्वालिटी आलू की अच्छी है, जिससे कोई चिप्स बनता है, वो चिप्स कोई बंदा जो दिल्ली में बैठा हुआ है या फिर अगर वो मतलब गुजरात में बैठा हुआ है, वो चिप्स की फैक्ट्री उसके पास है, वो उसके आलू को पसंद करता है, उसको चाहता है, तो ऑनलाइन देखेगा, उसको प्राइस दिखेगा और उसको डायरेक्ट वहाँ वो मँगवा लेगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि 3 एक और ऑप्शन क्या है, जो इस ऑनलाइन वाले में एक चीज़ और क्या है कि अब ये ऑनलाइन जो है, ऐसा नहीं कि हम किसान हैं तो हम बेचेंगे और जो खरीदने वाला वही देना। बीच में क्या है कि एक तीसरा बंदा इसमें भी हो सकता है। वो कौन है? ऐप वाला। या तो किसान का खुद का ऐप हो सकता है, जैसे यहाँ पे किसान का, या फिर जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट करती है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट क्या करती है कि हर चीज़ खुद नहीं बनाती है। हमसे, आपसे, थर्ड पार्टी, मतलब इसको बोलते हैं, एक होता है बी टू बी, ठीक है, और एक होता है बी टू सी, ठीक है। तो बी टू सी का मतलब क्या हुआ कि बी टू बी का मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर। अब इसमें 2 ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या है ना कि बीच में जो ना ऐप जो है ऐसे काम कर सकता है कि एक ऐप जो है, जैसे मैंने ऐप बनाया, ना मैं किसान हूँ, ना मैं बायर्स हूँ, ना सेलर, सपोज़ कीजिए। मैंने किसान बनाया, सॉरी मैंने ऐप बनाया और मैंने ऐप में मतलब दोनों ऑप्शन रखा, बेचने वाले को भी ऑप्शन दिया और सेल करने वाले को भी। तो इसमें एक ऑनलाइन का भी समझिए कि ऑप्शन क्रिएट हो जाता है कि जो ऐप डेवलप होगा उस ऐप डेवलपर को, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे क्या होता कि हर चीज़ वो अपनी नहीं बेचते हैं, कुछ चीज़ें अदर सेलर्स बेचती हैं, कुछ चीज़ें वो खुद बेचते हैं। उसी तरह से इसमें क्या हुआ कि किसान अपना भी बेच सकते हैं और कोई ऐसा किसान है जो सिर्फ ऐप बनाए या फिर कोई नॉर्मल बंदा भी ऐप बनाए और वो देशों से बेच सकते हैं। तो इसमें जो है अच्छा सरकार का कहना है कि इसमें एक अच्छा स्कोप निकलेगा कि लोग, नए नए लोग जो आज टेक्निकल से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी खेती में आएंगे और खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और उससे उसकी पैदावार में और अच्छाई होगी। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग का भी इसमें ऑप्शंस हैं।
और इंटर स्टेट मतलब अपनी स्टेट में भी आप बेच सकते हैं और स्टेट के बाहर जहाँ भी आपको अच्छा प्राइस मिलता है आप बेच सकते हैं। और आप लॉजिकली सोच के देखें तो आपको लगेगा कि हाँ क्यों नहीं होना चाहिए। जब एक हर बिजनेस में आप जो भी चीज़ बनाते हैं, ये बनाने के बाद आपको आज़ादी है, आप कहीं भी बेच सकते हैं। लेकिन किसान को ये बाउंडेशन क्यों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वो एपीएमसी में ही बेचे, है ना? ये आपको एक सवाल आ रहा होगा, क्वेश्चन कि यार ऐसा क्यों? किस किसान जो है वो सिर्फ उसी में बेचे, बाकी लोग कहीं भी बेच सकते हैं। उसकी भी एक वजह ये है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब क्या होता था कि मतलब जब खेती करते थे तो भाई खेती के लिए पैसा चाहिए, पैसा होता कम था, तो लोग जाके साहूकार वर्ड आपने सुना होगा, उससे जाके क्या पैसा लिया, मतलब साहूकार क्या है, कोई ज़मींदार को पैसे वाला जो है उनसे जाके पैसा लिया, भाई कर्जा दीजिए हम खेती करेंगे। अब हमने खेती के लिए पैसा, साहूकार ने पैसा दिया और उसका ब्याज इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता था कि किसान चुका नहीं पाता था, और जब फसल हो जाती थी तो खेती पे ही वहीं पे आता था वो, और कहता था कि भाई तुम्हारा तो तुम तो ब्याज दे नहीं पाए, तुम वो दे नहीं पाए, ऐसा करो कि हम तुम्हारा माल खरीद लेते हैं और इसी में हम तुम्हारा चुका देंगे, मतलब ये तुम्हारा सज जाएगा। अब वो क्या करते हैं कि औने-पौने कोई भी दाम पे खरीद लिया और बेचारे को, किसान को बचा कुछ भी नहीं। तो सरकार इन चीज़ों से किसानों को मुक्त कराने के लिए, किसानों को सशक्तिकरण, एम्पावर करने के लिए सरकार ने एपीएमसी का बनाया, एपीएमसी का सिस्टम लाया, ताकि किसान, इसमें क्या था कि कोई बंदा बाहर से जो साहूकार है वो खरीद ही नहीं सकता है। किसान को पहली फसल बेचने के लिए मार्केट में ही जाना पड़ेगा एपीएमसी में, और वहीं जाके वो बेच सकते हैं, अदरवाइज़ पहले नहीं दे सकते। तो इससे क्या हुआ, किसानों को बहुत हद तक आज़ादी मिली। तो इस आज़ादी से, उस फाउंडेशन से, जो सिस्टम से जकड़े हुए थे किसान, कि साहूकार के चंगुल में, उससे बचाने के लिए, सरकार उसको निकालने के लिए सरकार ने एपीएमसी का कानून लाया और एपीएमसी के थ्रू सेल करने का सिस्टम रखा। तो इसलिए उस टाइम के हिसाब से ये एपीएमसी खराब नहीं था, अच्छी चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन अब अभी के हिसाब से आप सोचेंगे कि भाई एपीएमसी पे टैक्स लगता है, इस सरकार में, इस यहाँ पे फ्री है। बाकी अभी क्या है कि सरकार कह रही है कि नहीं भाई, जब सबको ऑप्शन मिलता है तो अब वो वाला ज़माना नहीं रहा, अब साहूकार वाली बात नहीं रही, अब नॉर्मल खेती होती है। तो हम उन चीज़ों से इनको आज़ाद करना चाहते हैं, मतलब, लेकिन डायरेक्ट सरकार नहीं कह रही कि हम एपीएमसी खत्म करेंगे, कानून में कहीं भी वैसे नहीं लिखा है कि एपीएमसी खत्म। एपीएमसी चलता ही रहेगा जैसे पहले फंक्शन करता था। लेकिन अब लॉजिकली सोच के देखें कि जहाँ पर टैक्स लग रहा है 2.5% और जहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, तो ऑब्वियस है कि लोग जहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है वहीं पे जाएंगे। तो अल्टीमेट आज न कल ये एपीएमसी खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ा इसमें मुश्किल भी कही है या फिर जो सरकार इसमें कि एनी पर्सन, ठीक है, हैविंग पैन कार्ड, मतलब जो खरीदने वाला, हमने कहा ये कौन खरीद सकता है, तो कोई भी बंदा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड होगा, ठीक है, कोई कोई भी बंदा है, ठीक है, जिसके पास अगर पैन कार्ड है, ठीक है ना, पैन नंबर है, तो वो बंदा खरीद सकता है। मतलब वो ट्रेडिंग कर सकता है, वो किसान से फसल खरीद सकता है, वो स्टोरेज कर सकता है, तो कुछ भी, जितनी भी मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड, फार्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, तो उसमें सिर्फ पैन कार्ड ही काफ़ी होगा। पहले क्या होता था कि आपको एपीएमसी जाना है, ठीक है, एपीएमसी में जाएंगे, एपीएमसी अगर गए तो एपीएमसी में कमीशन एजेंट होता था, जैसा हमने बताया कमीशन एजेंट है, और कमीशन एजेंट जो है वो किससे बाउंड होता था, वो होता था एपीएमसी मार्केट में। तो ये 2.5% लेता था, लेकिन इसके तहत ये रजिस्टर होगा था। कमीशन एजेंट क्या था, इसके तहत रजिस्टर होता था। क्या होता था, रजिस्टर होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस नहीं है, जो सबसे बड़ा डिमेरिट भी कह सकते हैं आप, कि इसमें रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस ही नहीं है। इसमें कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास पैन कार्ड है वो जाके ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक है। तो उसमें निगेटिव लीजिए, पॉजिटिव आपकी मर्जी है। इसमें जैसा हमने डिस्कस किया कि नो मार्केट सेस, ठीक है ना, कोई मार्केट का कोई फीस नहीं है, इसमें कोई फीस नहीं है, आप कहीं भी बेचिए, कुछ भी कीजिए, किसान भी आज़ाद है और वो भी, किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने इस कानून में साफ साफ लिख दिया है, ठीक है, कि इस पे कोई भी, मतलब इस ट्रेडिंग में, जो पहला मैं आपको डिस्कस कर रहा था, ये जो लॉ है, ये इस लॉ में जितना भी चीज़ है, इससे रिलेटेड जितनी भी ट्रेडिंग और कॉमर्स होगा, इस पे स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह का सेस या टैक्स नहीं लगा सकती है, कभी नहीं। तो इन चीज़ों को सरकार को, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से ये फैसिलिटी, ये जो है पावर छीन लिया गया है इसमें। तो ऐसा चूँकि हो सकता है ना कि एपीएमसी स्टेट रन करती है, और स्टेट चाहेगी कि भाई चलो, अच्छा सरकार ने, सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया है कि आप एपीएमसी मार्केट के अलावा भी अदर एरिया में बेच सकते हैं। तो बेचने का, जो अदर एरिया में बेचा जाएगा, उस पे वो क्या करें, जैसे ऑनलाइन हो या किसी भी चीज़ में हो, उस पे टैक्स इतना बढ़ा देगी या उस पे इतना सेस लगा देगी, इतना सेस या इतना टैक्स लगा देगी कि कोई बंदा बाई ही ना करे, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, मान लो कि यहाँ पे एपीएमसी में कितना लग रहा था, एपीएमसी में लग रहा था 2.5%,
ठीक है ना? अगर 2.5% एपीएमसी में लग रहा था, ठीक है? और अगर कोई चीज़ बाहर अगर नॉर्मल जाके खरीदे उसमें मान लो अगर 3% लगेगा, ठीक है? या उससे ज़्यादा बढ़ाकर मान लो 5% रख दिया जाएगा ऑनलाइन ट्रेडिंग पे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा गया तो, या फिर अगर एपीएमसी के अगर बाहर बेचा गया, तो वहाँ के स्टेट ने अगर वहाँ 4% या 5% कुछ भी अगर टैक्स रख दिया, तो वहाँ पे क्या होगा कि लोग नहीं बाय करेंगे। ऑब्वियस है कि फिर यहाँ पे ये 2.5% वाला कम हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा तो लोग बाय नहीं करेंगे। तो इसलिए इसमें क्या किया, एक और प्रावधान दिया कि भाई इस जो भी इस नियम के तहत, तो जो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहला वाला, ठीक है? इस कानून के तहत ये जो है, इस वाले के अंडर कुछ भी एक ट्रेडिंग होगी, इसमें कुछ भी टैक्स सरकार स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट को बाउंड कर दिया गया है इसमें, ठीक है? तो ये ओवरऑल इस कानून का जो हमारा मेन था वो मैंने आपको डिस्कस किया। पहला क्या है, ट्रेडिंग एरिया एपीएमसी का मतलब ही खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है जो कि अच्छी चीज़ भी है, इंटर स्टेट वैसे ही है, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है। तो इसमें अगर फ़ायदा देखेंगे तो किसानों को यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन एपीएमसी खत्म हो जा रहा है, ठीक है? तो ये भी फ़ायदा हमें करेंगे, इसको भी आप पॉजिटिव ही काउंट कर सकते हैं, बट ये नेगेटिव है क्योंकि अगर कोई भी बंदा आके खरीद सकता है तो वो फ्रॉड भी कर सकता है। अगर आज लिया वो कल होके भाग गया या कुछ भी है, पैन कार्ड की मतलब क्या है, सिर्फ पैन कार्ड होना चाहिए। और पैन कार्ड कितनी आसानी से बनता है हम आपको सबको पता है, उससे कुछ बहुत हार्ड है, फास्ट एंड रूल नहीं है कि भाई किसी का कोई भी, बहुत सा एक एक बंदे के पास 3 3 4 4 पैन कार्ड होते हैं, बन जाते हैं। गलत है लेकिन लोग बना लेते हैं, तो इसमें वो नहीं कह सकते कि बहुत ऑथेंटिक है, तो ये कहीं न कहीं एक डिमेरिट है इसका। बट इन सारे चीज़ों में क्या है कि एक चीज़ का नुकसान है, वो है एमएसपी। एमएसपी का क्यों नुकसान है, मैं आपको समझाता हूँ। कि अब जो नॉर्मल ट्रेडिंग होगी, उसमें कोई भी बंदा जो आपसे कुछ खरीदेगा, वो अपनी मर्ज़ी से खरीदेगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सपोज़ कीजिए कि कोई एक किसान है, जो बी को कोई चीज़ बेच रहा है, डायरेक्ट अपने फार्म पे बेच रहा है या फिर अपने खेत पे ही जहाँ पे उसकी फाइनल प्रोडक्शन आया, फाइनल जो मतलब अनाज बिकने की शक्ल में आया, डायरेक्ट बेचा। तो यहाँ पे इसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे उसके साथ क्या है कि लेकिन ये प्राइस जो होगा, ये दोनों आपस में मिल के तय कर लेंगे। अब ये इसको जितना भी दें, वो इन दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है? लेकिन ये बाउंड नहीं है कि इतना से नीचे खरीदना है या इतना से ऊपर खरीदना है, कोई बाउंडेशन नहीं है। दोनों में जितनी भी बात बनेगी, उतने पे करेंगे। लेकिन नुकसान कहाँ पे सो देखिए, अगर कल होके अगर यही ए बंदा पूरे पे हावी हो जाए, इधर-उधर सब जगह जा रहा हावी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2.5% अगर लग भी रहा था एपीएमसी में, ठीक है? अगर एपीएमसी में 2.5% लग रहा था तो लेकिन फिक्स पता तो है कि ये रेट इतना ही रहेगा, आज ना कल उतना पे लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर कल हो के ए, बी मान लो 10-15 बंदे भी अगर हो गए एक स्टेट में, जो सब मिला के एक मोनोपोली बना लेंगे और वो कहेंगे भाई हमको इससे ज़्यादा दे, मान लो ₹1000 से ज़्यादा देना ही नहीं है किसी एक प्रोडक्ट पे, जिसका एमएसपी मान लो ₹1500 है। एमएसपी ₹1500 है। एमआरओ बोला कि भाई हम इससे ज़्यादा देंगे ही नहीं। अब किसान करेगा तो क्या करेगा? क्योंकि आज ना कल अल्टीमेटली ये एपीएमसी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब एपीएमसी में माल खरीद बिक्री ही नहीं होगी, तो अल्टीमेटली वो मार्केट बंद हो जाएगा। जब ये मार्केट ही खत्म हो जाएगा, तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन इन लोग के पास बेचना बचेगा। अब इन लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा एमएसपी 1500 की है, लेकिन हम कह रहे हैं हम 1000 से लेंगे नहीं ज़्यादा। तो इसमें क्या होगा, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में किसानों का नुकसान हो जाएगा, ठीक है? ऐसा किसानों का कहना है और ऐसा लगता भी है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ये फ्यूचर में क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करना अभी के हिसाब से कोई सही भी चीज़ नहीं है, बट ये प्रोबेबिलिटी है, ऑप्शंस हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे एक कहीं न कहीं चिंता का विषय है। बाकी एमएसपी मैं आपको समझाऊँगा आगे कि एमएसपी क्या होता है, ठीक है? चलिए मैं आपको पहले एमएसपी ही समझा देता हूँ कि एमएसपी क्या होता है। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है कि सरकार ने कहा कि भाई जो किसान लागत कर रहे हैं, जो उनका लागत है, मतलब उसके हिसाब से उसको एक कम से कम एक फ़िक्स्ड अमाउंट तो मिलना ही चाहिए, उसके ऊपर जितना भी बेच ले। जैसे मान लीजिए वो खेती किया, तो खेती के लिए उससे पहले क्या चाहिए? खेत को पहले हल को जोतना है, तो उस जोतने में ट्रैक्टर का खर्च, ठीक है? उसके बाद उसको पानी, अगर अगर पानी वाली फसल है तो पानी पटाना, खाद, बीज, ये वो प्रॉपर उसको फिर जितनी भी चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं खेती से, फिर उसको काटने के लिए लेबर लाना, फिर उसको फाइनली रॉ मटेरियल फाइनली उसको अनाज की शक्ल में कन्वर्ट कराना। ये सारे प्रोसेस में जो भी चीज़ खर्च होगा, क्योंकि पूरा 5-6 महीने का प्रोसेस हो जाता है ये, तो 5-6 महीने के प्रोसेस में जितना सारा कुछ खर्च हुआ, सारे खर्च को जोड़ने के बाद उस पे कुछ ना कुछ एक फ़िक्स अमाउंट है। मान लो कोई सारा खर्च जोड़ के हमारे पास कुछ भी हुआ, ₹1000 मान लेता हूँ मैं, तो अगर ₹1000 हुआ,
तो सरकार उसमें कुछ भी बढ़ा के, ताकि उसका खर्च के ऊपर उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट हो, सरकार उस अनाज के लिए फिक्स करे। अब ये सारे किसान के तो अलग-अलग हो नहीं सकते हैं, तो एक कलेक्टिव वे में कि हाँ भाई इतना जनरली लगता है, तो इससे बढ़ा के इतना दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। लेकिन इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या है कि इसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या एडॉप्ट किया जाएगा? तो इसके लिए क्या है कि एक कमेटी बनाई गई थी, एमएस स्वामीनाथन, जिसे हम लोग सब लोग जानते होंगे। ये 2004 में कमेटी बनी थी, एमएस स्वामीनाथन, ये इनका नाम है, जो इनको हेड कर रहे थे, ठीक है, कमेटी को, ये 2004 में। इनके हिसाब से जो है, इन्होंने सजेस्ट क्या किया कि C2 को 1.5 गुना एमएसपी होगा। मतलब C2 एक खर्च का कोड है कि कितना खर्च हुआ, उसका कोड है C2, उसको गुना कीजिए 1.5 से, जो अमाउंट आएगा वही आपका एमएसपी हो जाएगा, ठीक है। एमएसपी अमाउंट मान लीजिए, सपोज कीजिए कि C2 की वैल्यू जो है ये हमारे पास 700, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 1.5 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1050। तो ये जो आपका 1050 हुआ, ये आपका अमाउंट हो गया, यानी कि यही आपकी एमएसपी हो गई उस पार्टिकुलरली उस फसल के लिए। ये चीज़ें, ये प्रावधान इसमें इन्होंने सजेस्ट किया था, ये कब 2004 में जो कमेटी बनी थी। लेकिन आज तक कोई भी सरकार इसको लागू नहीं की, ये कोई भी सरकार इसको लागू नहीं की। अरुण जेटली ने, अब यहाँ देखिए, अरुण जेटली ने पहली बार अनाउंस किया 2018-19 के बजट में, उन्होंने अनाउंस किया कि हम एमएसपी लागू करेंगे, एमएसपी देंगे, पहली बार अनाउंस हुआ। लेकिन वो भी उन्होंने जो दिया वो एमएसपी C2 पे नहीं था, वो क्या था, A2 प्लस F2, इन दोनों को जोड़ के जो होता है, उन दोनों पे हम 1.5 गुना देंगे। ये इनका कहना था कि हम इस पे 1.5 गुना देंगे। अब आप लेकिन रिकमेंडेशन क्या था 2004 में कि C2 पे देने के लिए। अब हम पहले समझ लेते हैं कि A2, C2, F2 ये क्या होता है, ये इस पहले समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि A2 क्या होता है। देखिए, A2 क्या होता है कि सिर्फ लागत, जो किसान का लागत होता है ना, किसी भी एक क्रॉप को, यानी एक फसल को उगाने में उसका जो जितना भी खर्चा हुआ है, ठीक है, वो खर्च जो टोटल अमाउंट है, उस अमाउंट को, टोटल अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल अमाउंट जो भी खर्च हुआ है, टोटल अमाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग, A2 बोलते हैं, ठीक है। ये A2 हो गया। अब A2 के बाद हम लोग और क्या करते हैं, A2 के बाद हमारे पास है, जो हमने बताया कि वो A2 प्लस इसमें F2, ठीक है, जिस पे सरकार अभी दे रही है। ये क्या है, तो देखिए, F2 क्या है कि इसमें जो भी लेबर कॉस्ट हुए, ठीक है, अगर कोई फैमिली के लोग लगे हुए हैं तो वो लेबर, पर ये सारे चीज़ को अगर आप जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो ये मिला के हमारा ये कॉस्ट को बोलते हैं F2, ठीक है। और सरकार जो भी दे रही है वो किस पे दे रही है, A2 प्लस F2 इस पे दे रही है। यानी कि टोटल लागत और जो प्लस लेबर ऊपर, जो घर के फैमिली के खुद के लोग लगे हुए हैं, अगर वो नहीं लगे होते तो उसका भी तो कुछ न कुछ अर्न करते हैं ना, तो उसको भी ऐड कर देंगे, तो हमारा A2 प्लस F2 ये हो जाएगा। लेकिन स्वामीनाथन ने जो कहा था वो क्या था, C2 पे कहा था। किस पे, C2 क्या होता है कि वो होता है कि ए A1 भी रहेगा, सॉरी A2 रहेगा, प्लस F2 रहेगा, प्लस प्लस उसमें क्या ऐड होगा कि जो लैंड की कॉस्ट है, ज़मीन पे, जिस ज़मीन पे आप खेती कर रहे हैं, उस ज़मीन की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अगर वहाँ पे अगर वो खेती नहीं कर रहे होते तो कुछ ना कुछ और कर रहे होते हैं। कुछ अगर किसी को लीज़ पे दिया होता तो उससे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आ रहा होता, या कुछ बिल्डिंग बनी होती तो रेंट आ रहा होता। तो उसकी वैल्यू को भी ऐड करेंगे, उस ज़मीन की वैल्यू को, जो कि अगर खेती नहीं होती तो कुछ और होता, तो उससे उसका इंटरेस्ट या रेंट आता, तो उस अमाउंट को भी, वो भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, उस वैल्यू को भी अगर ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हम उसको क्या बोलेंगे, C2। तो अभी जो सरकार दे रही है वो हमें क्या दे रही है, A2 प्लस F2 पे दे रही है। बट स्वामीनाथन ने क्या कहा था, A2 प्लस F2 प्लस लैंड की वैल्यू, इन दोनों को मिला के कहा था C2, और C2 का 1.5 गुना देने को कहा था। पर अरुण जेटली जी ने जो अनाउंसमेंट किया 2018 से 19 के बजट में, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम, सरकार यानी हम मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, किसका देगी, एमएसपी लागू करेगी 1.5 इंटू, लेकिन C2 नहीं, A2 प्लस F2 पे देगी, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा था। लेकिन डिमांड कितना का था, डिमांड है C2 का 1.5 गुना, जो कि अभी वो नहीं मिलता है।
ठीक है। अब आप ये समझ लें कि एमएसपी भी सारे प्रोडक्ट पे नहीं मिलता। एमएसपी की अगर बात करें तो एमएसपी भी जो है वो सारे के सारे प्रोडक्ट पे नहीं मिलती हैं। अगर आप टोटल का प्रोडक्ट अगर आप काउंट कराएंगे तो वो आपको मिल जाता है टोटल 23 प्रोडक्ट पे मिलते हैं। कितना पे? 23 प्रोडक्ट पे मिलता है, जिसमें आप इसको कहें तो 22 ही माने, 22 प्लस 1, यानी कि 22 प्रोडक्ट पे मिलता है, 22 फसल पे, और एक जो है शुगर कैन यानी कि गन्ना, एक गन्ने पे। लेकिन इस पे एमएसपी तो नहीं मिलता, बट एमएसपी जैसा ही एक सिस्टम है, उसके थ्रू तो उसको एमएसपी आप मान लीजिए, बट एमएसपी की तरह ही एक उस पर फिक्स अमाउंट का एक सरकार के द्वारा फिक्स अमाउंट किया जाता है, उसके तहत मिलता है। तो मिला के आप 23 प्रोडक्ट ही आप टोटल मानिए, 23 प्रोडक्ट पे आपको एमएसपी मिलती है, बाकी चीज़ों पे नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी हॉर्टिकल्चर हैं उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें एक भी को एमएसपी नहीं मिलती है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा डिमेरिट आप कह सकते हैं। तो एमएसपी ऐसा नहीं कि एमएसपी सारे प्रोडक्ट पे मिल जाती है, सारे फसल पे मिलती है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ फसलें बताएं 23 हैं, 23 में अगर चाहेंगे तो मैं लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इस एमएसपी में अगर एक चीज़ आप ध्यान दें तो एमएसपी में भी सरकार जो खरीदती है वो सिर्फ और सिर्फ, मतलब एमएसपी पे कितने प्रोडक्ट बिकते हैं? 23 बिकते हैं, 23 बिकते हैं, 23 प्रोडक्ट जो है वो एमएसपी के अंदर आते हैं। लेकिन सरकार जो खरीदती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्ट ही खरीदती है एमएसपी पे। बाकी चीज़ आप एमएसपी बेचिए, लेकिन सरकार के द्वारा एक मंडी है जो एपीएमसी है, या फिर कहीं भी बेचिए आपकी मर्ज़ी, लेकिन सरकार के द्वारा एपीएमसी मंडी वहाँ आप बेच सकते हैं। ठीक है, लेकिन सरकार जो खुद खरीदेगी वो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्ट खरीदती है, वो है गेहूँ यानी कि व्हीट, और दूसरा राइस यानी कि धान, चावल जिसको कहते हैं। ठीक है, बस ये 2 प्रोडक्ट ही खरीदती है सरकार, बाकी कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदती। बाकी आप बेचिए एपीएमसी में आके, बट उसका फिक्स अमाउंट होगा ये 23 प्रोडक्ट पे, बाकी पे नहीं, सिर्फ 2 लेकिन सरकार खरीदती है। वो ये सरकार खरीद के क्या करती है? सरकार एफसीआई का नाम आपने सुना होगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें इसका स्टोरेज करती है। और जितनी भी सरकार के द्वारा स्कीम चलती है, मिड डे मील और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत जहाँ पे अनाज से रिलेटेड स्कीम होती है वहाँ पे सरकार इसको खपत करती है। लेकिन ये सिर्फ 2 ही चीज़ खरीदती है सरकार एमएसपी पे, गेहूँ और चावल, बाकी चीज़ें नहीं खरीदती है। और ये सारी जो भी चीज़ सरकार खरीदती है उसका स्टोरेज कौन करता है? एफसीआई। एफसीआई मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये बना था 1996 में, ध्यान रहे, ये बना था 1996 में। अब एक चीज़ और आप देखेंगे कि ये जो है एमएसपी में अगर ओवरऑल आप आंकड़ा देखेंगे तो सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी पे अपना प्रोडक्ट बेच पाते हैं। सिर्फ 6% ही फैद इंसान किसान जो है वो इसका लाभ उठाते हैं, किसका? एमएसपी का। सिर्फ 6%, टोटल 23 प्रोडक्ट पे है, 23 में से सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्ट ही सरकार खरीदती है, बाकी चीज़ें आपको मार्केट में बेचना है, एमएसपी में बेचना है। लेकिन टोटल की बात अगर करें, चाहे वो सरकार बेच ले या एपीएमसी मार्केट में बेची जाए, टोटल जो है वो 6% ही किसान पूरे इंडिया के हैं जो सिर्फ और सिर्फ एमएसपी का फ़ायदा उठा पाते हैं, बाकी 94% किसान नहीं उठा पाते हैं, उनको इसका एडवांटेज नहीं मिलता है। आप सोच के देखिए कितना कितना बड़ा गैप है, डिफरेंस है इस बात का। और जो हमने भी कहा था कि 2 प्रोडक्ट जो है उसमें से अगर गेहूँ की बात करें तो गेहूँ जो है व्हीट, ठीक है, इस पे सरकार ने पहली बार 1996 में ये दिया था, 1996 में पहली बार एमएसपी पे खरीदना शुरू किया था। तो जो एमएसपी का सिस्टम है वो कैसे लागू हुआ, मतलब कैसे फिक्स करते हैं, कौन फिक्स करता है? तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि इसके लिए सरकार की एक बॉडी है, इसका नाम है, ठीक है, CACP, यानी कि इसका नाम है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर क्रॉप एंड प्राइस। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर क्रॉप एंड प्राइस, CACP, CACP। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, कमीशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये CPAC कमीशन जो है ये सजेस्ट करती है प्राइस। क्या कहती है, ये सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड करती है, ये चीज़ों को एनालाइज करके कितना खर्चा हुआ, कितना लागत हुआ, कितना इस पे क्या है, ये सजेस्ट करती है। क्या करती है? ये सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट करती है कि कितना होना चाहिए, बस इसका काम है सजेस्ट करने का। ये सजेस्ट करती है, और सजेस्ट करने के बाद जो एक और बॉडी है उसका नाम है CCEA, यानी कि इसका नाम हुआ कैबिनेट
कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो ये जो है ये बॉडी फाइनली फिक्स करती है कि कितना एमएसपी होना चाहिए, ये फिक्स करती है कि एमएसपी कितना होना चाहिए। सीएसीपी क्या करती है, सजेस्ट करती है, लेकिन सीसीईए ये इसको फिक्स करती है, ये फाइनल डिसाइड करती है कितना एमएसपी होना चाहिए। और जैसा कि हमने बताया कि एमएसपी पे जो है प्रोडक्ट कहाँ बिकते हैं, एपीएमसी में। एपीएमसी जो मार्केट होता है इसी में एमएसपी पे सामान खरीद बिक्री होती है, यानी कि किसान बेच सकते हैं, वहाँ खरीदी जाती है। मंडी, एक तरह से मंडी समझिए आप, तो वहाँ ये चीज़ें एमएसपी लागू की जाती हैं। अब यहाँ पे आप एमएसपी के बारे में सारा कुछ डिटेल समझ चुके हैं, तो अब हम आपको आगे फिर हम लोग फिर पीछे चलते हैं अपने लॉ पे। अब वहाँ पर चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग लगभग पहला कानून पर डिस्कस कर चुके थे। जो बाकी रेस्ट बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग पहला कानून में सब कुछ डिस्कस कर चुके थे कि ट्रेड एरिया जो है, ये चीज़ पे हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो ट्रेड एरिया है इसी का मीनिंग ही चेंज कर दिया। एपीएमसी जो है, एपीएमसी से हटा के आप कहीं भी बेच सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टीमेटली वो जो है वो एपीएमसी ही खत्म हो जाएगा। जब एपीएमसी पे ही एक मार्केट, वाहिद ऐसी मार्केट है जहाँ पे आप एमएसपी पे सामान बेच सकते हैं। जब वही मार्केट ही खत्म हो जाएगी तो समझिए इनडायरेक्टली वो एमएसपी ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ एक समझने वाली बात थी। जब जब ट्रेड एरिया जो है इसमें क्या किया कि एपीएमसी मार्केट का मतलब पहले क्या होता था कि एपीएमसी में ही बेचना है। अब क्या है कि इन सारा जगह पर आप जाके बेच सकते हैं, या फिर यहीं पर से आपके खेती पर से डायरेक्ट आप बेच सकते हैं। अब उससे आपको आज़ादी मिल गई, लेकिन आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कैसे एमएसपी पे इसका फ़र्क पड़ रहा है वो देखिए। जब ये नॉर्मल बेच सकते हैं, नॉर्मल में कहीं भी कोई सेस नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, लेकिन एपीएमसी में टैक्स लगता है। कितना, 2.5%। जब 2.5% टैक्स लगेगा, ठीक है, तो लोग अल्टीमेटली जहाँ पे फ्री टैक्स है, जहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है, उधर की तरफ जाएंगे, उधर जाएंगे, तो अल्टीमेटली ये एपीएमसी बंद हो जाएगा। जब एपीएमसी ही सिर्फ एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको एमएसपी पे सामान मतलब खरीदा जाएगा, आपका आपका प्रोडक्ट जो भी है, जो 23 प्रोडक्ट के अंदर में, जैसे हमने आपको जिक्र किया। अदरवाइज अब कहीं बेचेंगे तो एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे जब अल्टीमेटली लोग उधर रुख ही नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली आज न कल वो मार्केट ही बंद हो जाएगी। जब वो मार्केट ही बंद हो जाएगी तो समझ लीजिए कि आपको एमएसपी ही समझिए डायरेक्टली बंद हो जाएगी। इसलिए जो इसमें कानून जो लोग विरोध करने वाले जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाते हैं कि भाई एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है, उसकी वजह सबसे बड़ी वजह यही है कि इसमें जो डायरेक्टली सरकार ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ना सरकार ने भी बहुत अच्छे से चालाकी की है, इनके फ़ायदे भी बहुत हैं। अगर पहली नज़र में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत फ़ायदे हैं, ज़ाहिर सी बात है। आप सरकार को किसानों को आज़ादी मिल गई, कहीं भी बेच सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है पहले जैसा। लेकिन अब इनडायरेक्टली वे में कैसे एमएसपी पे फ़र्क पड़ रहा है सो देखिए कि आप कहीं भी जाके बेच सकते हैं जहाँ पर टैक्स नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद आपको एमएसपी पे एमएसपी पे टैक्स लगता है, एमएसपी पे आप जाएँगे नहीं, चूँकि 2.5% का तो एकदम क्लियर कट है कि आपको लगेगा ही लगेगा, जो एक कमीशन एजेंट है वो लेगा, बाकी जो कुछ और सेस वेस लगते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं कि एपीएमसी के सिस्टम को ही, कॉन्सेप्ट को ख़त्म करें, बट इनडायरेक्टली वे में ख़त्म कर रहे हैं। और जब एपीएमसी ही एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे एमएसपी पे चीज़ें बिकती हैं, तो वही ख़त्म हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली एमएसपी का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो सकता है, इसलिए किसान ज़्यादा इसमें हुआ। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, बाकी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं दूसरा कानून, एपीएमसी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें पेमेंट का जो ऑप्शन है वही नॉर्मल है, इसमें कोई वो नहीं। पेमेंट जो है, ठीक है, वो ट्रेड जब भी उसमें बात होगा उसके सेम डे करना है या विदिन मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज़ के अंदर में आपको पेमेंट कर देना है। जो भी बात होगी, जैसे मतलब खरीदते हैं, ठीक है, जो भी आपस में एक दूसरे से बात होगी उसमें जो कंडीशन है उसमें है कि सेम डे या तो पेमेंट कीजिए, या फिर 3 वर्किंग डेज़ में आपको किसान को पेमेंट कर देना है, जो उसके आप प्रोडक्ट को भी खरीदेंगे। तो ये चीज़ हम लोग, ये कोई ख़ास वो नहीं था। तो बाकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। अगर हम, जब हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हैं, या आप बेच रहे हैं मैं खरीद रहा हूँ, तो हम दोनों के आपस की अंडरस्टैंडिंग से भी चीज़ है वो। बट सिस्टम जो कहता है कानून, वो उसको मैंने बताया कि सेम डे आपको पेमेंट दे देना है, या फिर मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज में दे देना है, ठीक है। अब इन केस ऑफ डिस्प्यूट, ये सबसे अच्छी बात है, ये डिस्कस करना ज़रूरी था कि अगर भाई चीज़ें इतनी वो हो जाएंगी, ठीक है, तो डिस्प्यूट कैसे डिस्कस होगा, ठीक है। डिस्प्यूट जो होगा, क्योंकि डिस्प्यूट ऑब्वियसली कोई भी चीज़ ऐसी होगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा हो सकता है, पंगा हो सकता है, कुछ
पेमेंट अगर कोई ट्रेड है, चूँकि पैन कार्ड के अलावा कुछ है नहीं उसके पास, ठीक है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो फिर क्या होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी भी तरह का डिस्प्यूट होगा तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसमें जो प्रावधान दिया गया है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आप जिसका भी डिस्प्यूट वो कहाँ जा सकता है, वो इसमें कोई भी कोर्ट नहीं जा सकते, जो सबसे बड़ा डिमेरिट कह लीजिए, ठीक है, वो ये है कि इसमें कोर्ट नहीं जा सकते हैं आप। कहाँ जा सकते हैं आप? एसडीएम के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। आप उसके पास जाएंगे, ठीक है। वो क्या करेगा, वो एक कमेटी गठन कर देगा, ठीक है। वो कमेटी गठन करेगा, उसमें एक चेयरमैन होंगे, क्या होगा, एक चेयरमैन होगा और दो 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 या चार चार, दो दो या चार चार दोनों तरफ से, मतलब कि ए और बी, अगर दो दो बंदे का डिस्प्यूट है, ए का और बी का, तो दोनों की तरफ से दो दो, ठीक है, या फिर चार चार, मैक्सिमम चार है, मिनिमम दो दो है, बंदे को उस कमेटी में रखेंगे और एक चेयरमैन होगा जो कि इस जिम डिसाइड करेगा, ठीक है। इस पांच बंदे की, मिनिमम पांच बंदे की कमेटी बनेगी और वो आपस में बैठ के सुलझा लेंगे, भाई तुम्हारा क्या मसला है, तुम क्या हुआ, वो क्या हुआ, दोनों आपस में बैठ के, जैसे एक तरह से हम आपस में बैठ के, कोई बंदा थर्ड पर्सन बैठ के चीज़ों को सुलझा देता है, जिसका जो डिस्प्यूट होगा तो इस मामले से सुलझा लिया जाएगा। ये मिनिमम तरीका है इसको सुलझाने का, ठीक है। तो ये जो बोर्ड बनेगा उस बोर्ड का नाम होगा, उसको बोलेंगे कंसिलिएशन बोर्ड। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं कि बोर्ड ऑफ, क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, कंसिलिएशन, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, जिसमें मैंने बताया कितने लोग होंगे, ये आपस में बैठ के चीज़ों को सुलझा लेंगे। अगर फिर भी इसके बाद अगर किसी को, दोनों पार्टी में से किसी को एतराज़ है या कुछ ये है, तो वो हायर अपील कर सकता है, कहाँ पे? डीएम के पास, ठीक है। हायर जो है वो डीएम के पास कर सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दें कि ये जो कमेटी बनी थी, कौन सा, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन जो था, ये बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन की जो कमेटी है, ये मैक्सिमम 30 डेज़ के अंदर में इसको अपना फैसला दे देना है। कितना? 30 डेज़, 30 दिन के अंदर में इसको अपना फैसला, मतलब इसका रिजल्ट आ ही जाना चाहिए। इसमें एक चीज़ और क्या है कि अगर आप जो कोई भी पार्टी, जैसे ए और बी का दोनों का इशू था, ठीक है, और दोनों में से किसी ने, मतलब जैसे मान लो कि मजिस्ट्रेट ने जो एसडीएम ने, मान लो कि दो दो बंदे का नाम दिया कि आप दो दो बंदे आप दीजिए, दो बंदे आप दीजिए उस कमेटी के लिए, और अगर कोई भी अगर ये नहीं देता है, यानी कि अगर ए नहीं दिया या बी नहीं दिया, जो में से कोई नहीं भी दिया अगर अपना बंदा, अपने नुमाइंदे को उस कमेटी में, तो 7 दिन के बाद, कितना? 7 दिन के बाद जो एसडीएम है वो किसी भी बंदे को जो उसको फिट समझेगा, वो उसकी तरफ से उस बंदे को उस कमेटी में डाल देगा, क्योंकि उसको 7 दिन का टाइम होगा, 7 दिन के अंदर में अपने बंदे को चूज़ करके आपको उसमें उस कमेटी में डालना होगा, ठीक है। दोनों में से दोनों ये बंदे बाउंड होंगे और डालना होगा, और अगर फिर भी नहीं डालते हैं तो एसडीएम को परमिशन है, या मतलब एसडीएम के पास वो पावर होगा 7 दिन के बाद कि वो अपने तरफ से किसी बंदे को उस कंसिलिएशन बोर्ड में, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में डाल सकता है, और फिर उसके हिसाब से फिर उसमें जो भी फैसला आएगा वो 30 दिन के अंदर में हो जाएगा। और अगर फिर भी अगर मान लीजिए कि अगर ये जो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन बना, अगर इसमें ही अगर मतलब नहीं बात बन पाई, अगर इसमें बात ही नहीं बन पाएगी, तो डायरेक्ट किसको जाएगा? डायरेक्ट एसडीएम खुद सुनेगा इन चीज़ों को, ठीक है। एसडीएम जो है वो डायरेक्ट खुद सुनेगा, और ये सबसे हाई अथॉरिटी होगी। इसके पास सिविल कोर्ट के सारे पावर होंगे, लेकिन सिविल कोर्ट में केस नहीं जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रहे। तो ये चीज़ें हैं इसमें। और अगर इस फैसले से भी, अगर इस फैसले में जो 30 डेज़ में आया है, इस फैसले से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो फिर हायर आप एसडीएम के पास जाएंगे, तो वहाँ पे भी मैक्सिमम 30 दिन का ही टाइम होगा, यानी कि टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल मिला के 30 और प्लस 30, टोटल 90 डेज़ के आसपास होता है ये, 90 डेज़ या 30 डेज़, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। आई थिंक टोटल 90 डेज़ के अंदर अंदर में ये पूरा फैसला फाइनली आ ही जाना है, 90 डेज़ में क्लियर हो जाएगा, लेकिन कोर्ट मामला नहीं जाएगा। इसमें डिमेरिट क्या है? डिमेरिट ये है कि अगर कोई चीज़ एसडीएम के पास है, एसडीएम के पास है, तो एसडीएम क्या होता है, कहीं न कहीं इनडायरेक्टली वो सरकार के अंदर ही काम करता है, और सरकार का नुमाइंदा ही एक तरह से होता है। तो इसमें कहीं न कहीं एक श्योरिटी नहीं रहती है कि वो अनबायस्ड होके काम करेगा, वो तो वही करेगा जो सरकार के पक्ष में हो सकता है। और जो हायर, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, तो इसलिए थोड़ा-सा यहाँ पे डाउट वाली बात रहती है कि एसडीएम जो है फैसला जो करेगा वो क्या, लेकिन कोर्ट क्या होता है, कोर्ट किसी के अंडर काम नहीं करता, कोई कोर्ट का अपॉइंटमेंट सरकार के थ्रू नहीं होता, तो इसलिए कोर्ट ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता। और ये एसडीएम जो है वो उतना इंडिपेंडेंट, वैसे ऑन पेपर तो इंडिपेंडेंट होता है, बट जो रियलिटी है वो हम आप भी जानते हैं कि कैसे होता है। तो इसमें ये
कहीं न कहीं सरकार का नुमाइंदा होता है एसडीएम, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा-सा लोग को डाउट है कि भाई ये चीज़ें सही नहीं है एक तरह से। चलिए, अब हम लोग ये पूरा हम लोगों ने एक चीज़ देख लिया पहला कानून का, अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाला कानून क्या था। अब हम लोग बात करते हैं जो सेकंड कानून है, दूसरा वाला, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। बेसिकली ये है क्या, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब सिंपल, जैसे हम कोई चीज़ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या है ना कि किसानों को हम ऑर्डर देंगे पहले, या फिर मतलब अगर मान सपोज़ कीजिए कि कोई किसान है तो उसको कोई ऐसी इंडस्ट्री या कोई सेक्टर या फिर कोई भी इंडिविजुअल जिसे कोई प्रोडक्ट चाहिए फार्म से रिलेटेड कोई अनाज, तो वो उसको ऑर्डर दे सकता है कि भाई हमें इस क्वालिटी का, इस तरह का मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, अगर आप इस तरह का अनाज उगाते हैं तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा, इतना ये दूंगा। वो एक एग्रीमेंट प्रॉपर वो होगा, वो करके उसके हिसाब से अनाज उसे उगाया। मतलब ये कह सकते हैं आप कि ऑर्डर पहले लीजिए और फिर उगाइए, फिर उसे दे दीजिए। जैसे बाकी सेक्टर में होता है कि पहले ऑर्डर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा जूते की फैक्ट्री है तो मैं जूता का ऑर्डर लेता हूँ कि भाई मुझे 6000 पीस कहीं देना है पेयर में, तो फिर मैं पहले ऑर्डर लेता हूँ कि भाई मुझे 50% एडवांस दीजिए, फिर मैं वो अपने फैक्ट्री में माल मंगाता हूँ, फिर मैं बनाता हूँ, फिर मैं उसे भेज देता हूँ, फिर डिलीवरी के टाइम पे रेस्ट अमाउंट में ले लेता हूँ। जनरल तरीका हर सेक्टर में चीज़ें होती है, बट ये फार्मिंग में ये चीज़ नहीं था, तो इसको इसमें इंक्लूड किया गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो या फिर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की चीज़ों में फार्मिंग में ये ऑप्शंस होगा। कॉन्ट्रैक्ट की जो टाइमिंग होगी वो कब होगी, वो 1 साल से लेके 5 साल तक का हो सकता है अगर एग्रीकल्चर से है, और 1 से लेके 5 ब्रीडिंग तक हॉर्टिकल्चर में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और ये आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आगे पीछे भी किया जा सकते हैं। आलू का एग्जांपल लीजिए, आलू का किसी कॉन्ट्रैक्ट कोई फैक्ट्री है जो चिप्स बनाती है, तो वो आलू वाले को कॉन्टैक्ट करेगी कि भाई मुझे इस क्वालिटी का आलू चाहिए, आप मुझे अगर वो दे देते हो इस डेट में दोगे, इतना दिन का एक टाइमिंग फ्रेम जो भी होगा, मतलब 5 महीने में, जनरली 6 महीने में एक फसल हो जाती है, 5 महीने का टाइमिंग होता है, तो उतने दिन में आप मुझे दे दोगे, ये क्वालिटी का चाहिए, ये बीज इस्तेमाल करोगे, ये खाद इस्तेमाल करो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको लिखना है वो कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखवा लो, फिर वो उसके हिसाब से किसान उसको अमाउंट बता देगा, तो वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे और उसका जितना भी अमाउंट 50% हो जो भी हो वो एडवांस में ले लेगा, और उसके बाद से फिर ऑन डिलीवरी देने के बाद पूरा पैसा फिर ले लेगा। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल से लेके 5 साल तक, और इसमें 1 से 5 ब्रीडिंग तक का हो सकता है। अब जो ये प्राइस का कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्राइस का क्या लोचा होगा, प्राइस कैसे डिस्कस की जाएगी या फिर कैसे प्राइस फिक्स करेंगे, तो इसके 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है तो प्राइस फिक्स कर लीजिए, मतलब कि जो भी अभी हम किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो भी अमाउंट आपको फिक्स लगता है वो अमाउंट फिक्स कर लीजिए, वही अमाउंट पे आप प्रोडक्ट खरीद लेंगे, आधा भी दे दीजिए और बाकी रेस्ट बचेगा वो दे देंगे। लेकिन इसमें एक सिचुएशन ये हो सकता है कि जब फसल बिकने की टाइम आएगा उस समय हो सकता है कि मार्केट का प्राइस जो आपने तय किया था उससे बहुत हाई हो गया है, ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आगे पीछे हो सकता है, ऑन डिमांड ज़्यादा आ गया, सप्लाई कम है तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में किसान को फ़ील होगा कि यार हमने तो गलत किए। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप 2 तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक तो फिक्स्ड अमाउंट वाला, दूसरा है कि मिनिमम एक फिक्स्ड अमाउंट रखिए कि ये तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, बाकी रेस्ट जो है उसे हम अपने सिचुएशन के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन वो एक जो फिक्स अमाउंट है उतना तो देना ही देना है, बाकी उस सिचुएशन के हिसाब से अमाउंट आगे भी देना पड़ सकता है, या फिर अगर सिचुएशन नॉर्मल वैसे कंडीशन रहा तो आप उतना पे भी ले सकते हैं। वो आपस में क्लॉज उसमें ऐड करके ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इससे किसानों का नुकसान नहीं होगा। ये प्रावधान इसमें रखा गया है। तो 2 तरह का पेमेंट का ऑप्शन है इसमें, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, ठीक है। पेमेंट देने का तरीका क्या है, ठीक है, कि इसमें 2/3 अमाउंट जो है वो आपको दे देना पड़ेगा, और बाकी जो रिमेनिंग जो है वो डिलीवरी, मतलब जब डिलीवरी आप देंगे तो 2/3 तब तक, मतलब पहले दीजिए बाद में दीजिए, मतलब डिलीवरी के टाइम पे 2/3, ठीक है, अमाउंट पे हो जाना चाहिए, और बाकी जो बचेगा वो सर्टिफिकेशन, मतलब उसको चेकआउट करने के बाद, क्वालिटी चेक करने के बाद रेस्ट अमाउंट जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर में दे देना है, 30 डेज़, ठीक है ना, 30 दिन के अंदर में आपको वो रेस्ट अमाउंट दे देना है। मतलब जब कॉन्टैक्ट किया तब से लेके और डिलीवरी के टाइम तक में आपको 2/3 अमाउंट आपको दे देना है, मतलब स्पॉन्सर को देना है, किसान को, और बाकी रेस्ट जो बचेगा वो क्वालिटी चेक होगी, क्वालिटी चेक करने के बाद वो आपको रेस्ट अमाउंट
30 दिन के अंदर अंदर में दे देना है। दिक्कत कहाँ पे आएगी पता है? दिक्कत यहीं पे आएगी। दिक्कत यहाँ पे इसलिए आएगी क्योंकि अब जो ये क्वालिटी चेक वाली जो बात है, इसके लिए कोई सरकार ने कोई बॉडी नहीं चेक रखी है, कोई बनाया नहीं है। ये आपस की मामला बात है। अब अगर ये मान लो स्पॉन्सर जो पैसा दे रहा है वही क्वालिटी चेक करेगा, चूँकि हम किसान हैं तो हमने वो प्रोडक्ट दिया है, जो ले रहा है चेक वही करेगा। उसकी चेक की जो क्वालिटी चेक की जो मैकेनिज़्म होगा वो सब खुद का होगा। वो हो सकता है कि चेकिंग का वो चीज़ जो है वो ऑब्वियस है कि मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, लेकिन चेक करने वाला बंदा तो उसी का होगा जो ले रहा होगा। अगर वो उसमें कह दे कि भाई ये क्वालिटी हमारे हिसाब से नहीं है, ठीक है, सपोज़, तो फिर उसका आगे क्या मैकेनिज़्म होगा कि डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए फिर वो ऑप्शन जो है कोर्ट नहीं है, वही एसडीएम वाला वहाँ जाइए, फिर वहाँ जाके उसको सॉल्व आउट कीजिए। लेकिन अब कहेंगे कि इसमें ये चीज़ है कि 2/3 अमाउंट तो आपको किसान को मिल गया, लेकिन बाकी जो रेस्ट 1/4 है वो तो नहीं मिल पाया। सॉरी 1/3 जो है वो तो नहीं मिल पाया। तो अगर ऐसे में चाहेगा तो जो स्पॉन्सर है वो किसानों को इसमें फंसा सकता है, ठीक है, कि भाई क्वालिटी चेक, क्वालिटी सही नहीं है, ये है वो है, वो ऐसे करके इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चूँकि किसान भाई सब तरह के किसान होते हैं, कोई बहुत पढ़े लिखे भी हैं, कोई मतलब बहुत अवेयर्ड भी हैं, और कुछ लोग बहुत से ऐसे हैं जिनको बहुत सारी जानकारी नहीं है, तो उनको लीगली रूप से फंसाया जा सकता है किसानों को। ये सबसे बड़ा जो डर है ना वो इसमें है। प्लस इसमें जो जो एग्रीमेंट होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ये कानूनी रूप से बनता है। इसके लिए कोर्ट कचहरी, मतलब एग्रीमेंट कैसे बनेगा? एग्रीमेंट बनाने के लिए जनरली अभी जो है वो कोर्ट से एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट का वो पेपर होता है, उससे बन जाता है। लेकिन यहाँ पे सरकार क्या कह रही है कि जो एग्रीमेंट रजिस्टर करने का जो होगा वो सरकार एक मैकेनिज़्म बनाएगी। कौन सरकार? स्टेट या यूटी सरकार। जिस स्टेट में ये कॉन्ट्रैक्ट लैंड होगा, जहाँ के किसानों से ये कॉन्ट्रैक्ट की जा रही होगी, ना कि जिस बंदा स्पॉन्सर मतलब मैटर नहीं करता है। जहाँ वो लैंड होगा जिस पे वो फसल उगाई जाएगी, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा जिसके तहत ये कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर किया जाएगा। अभी क्या मैकेनिज़्म होगा नहीं होगा वो अभी पता नहीं, लेकिन जनरली अभी जो चल रहा है, जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट का तरीका है वो कोर्ट के थ्रू होता है। तो अगर उसके हिसाब को, अगर उसी को हम लोग प्रीज्यूम कर लें अभी से, तो उसके हिसाब से तो उसमें लीगल वर्ड सब डले जाते हैं। अब जो स्पॉन्सर होगा वो जनरली तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई वो कोई फार्म सेक्टर का मालिक है या फिर कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो हो सकता है कि वो लीगली रूप से किसानों को ऐसी चीज़ें उसमें ऐसा क्लॉज जुड़वा देगा जो किसान को पता ना हो, या उसके लिए उसके पास लीगल टीम ना हो जो उसको चेकआउट कर सके, वेरीफाई कर सके। तो उसमें किसानों को फंसने का चांसेस हो सकते हैं, जो कि किसानों का एक कंसर्न भी है, जो कि जायज़ है। और ये भी क्या मैकेनिज्म बनेगा इसमें है कि सीधे कि द कॉन्ट्रैक्ट विल बी रजिस्टर्ड थ्रू द स्टेट यूटी गवर्नमेंट मैकेनिज्म। जो प्रीवियस मैकेनिज्म चल रहा है उसी से होगा या फिर नया मैकेनिज्म बनेगा, ये देखना है, ठीक है। लेकिन और फोर्थ मेजर, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इंसान के बस के बाहर की चीज़ें हैं। तो वैसी चीज़ें अगर आ जाती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में वो क्लॉज बाय डिफ़ॉल्ट आप समझेंगे, अगर वो नहीं भी लिखा रहेगा तो ये मान के चलना पड़ेगा कि ये क्लॉज ऐड ही है। सपोज़ कीजिए कोई ऐसी चीज़, ऐसा ड्राउट आ गया या फिर बहुत बड़ा फ्लड आ गया जो किसान के या किसी भी इंसान के बस के बाहर की बात हो, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में बंदा 2 पार्टी अगर ऐड होती है, उन दोनों के अगर इंसान के बियॉन्ड द लिमिट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, इंसान के बस के बाहर की जो बात होती है, उस तरह की कोई चीज़ें अचानक से ज़िंदगी में हो जाने को, उस तरह की चीज़ों को फोर्स मेजर बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट समझिए कि वो कानून में, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या ना लिखा हो, ये चीज़ रहेगी, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर में अपने जजमेंट में एक बारी कहा है, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो तो उसमें ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ठीक है। तो ये पेमेंट का भी हो गया। अब आगे की चीज़ क्या है? अब इसमें क्या है ना कि ये जो एग्रीमेंट होगा, ठीक है ना, इस एग्रीमेंट में क्या है कि ये स्टेट के अंदर जितने भी टैक्स वगैरह जो रेगुलेशन की जो बॉडी होगी सबसे फ्री हो। इसमें कोई तरह का कोई टैक्स हो या कुछ ये हो, इस पर कुछ भी नहीं लगा सकते हैं आप आगे। अगर मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट का वो लैंड होगा जहाँ पे ये एग्रीमेंट होगा, अब वैसे एग्रीमेंट के लिए जो मैटर करता है स्टेट, वो लैंड मैटर करता है कि किस स्टेट में वो लैंड एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ के उस स्टेट की जितनी कोई सी भी जो रेगुलेशन बॉडी होगी परचेज़ की और या सेल की इस प्रोडक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, उसमें स्टेट का कोई भी दखल नहीं होगा। ये चीज़ सिंपल ये चीज़ है। इसमें क्या है कि स्पॉन्सर जो है वो डिलीवरी लेने से पहले वो सारे चीज़ को, क्वालिटी को चेक कर सकता है, जो भी उसने उस एग्रीमेंट के क्लॉज में डलवाया होगा कि हमें किस तरह क्वालिटी चाहिए, उसको इंस्पेक्ट करना होगा डिलीवरी के टाइम पे। अगर एक बार उसने डिलीवरी ले ली और चेक किया या नहीं चेक किया, वो माना जाएगा इज़ डीम्ड टू हैव इंस्पेक्टेड, कि चेक हो चुका है,
ठीक है। और एक बार लेने के बाद दोबारा आप नहीं कर सकते कि हम नहीं लेंगे, ये करें। एक बार आपने डिलीवरी ले ली तो उसके बाद आपके पास कोई राइट नहीं है, कोई क्लेम नहीं कर सकते कि हम नहीं लेंगे, चाहे ये क्वालिटी चेक नहीं है या फिर क्वालिटी जैसा हमने मांगा था वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। ये सब कुछ आपको डिलीवरी लेने से पहले चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद नहीं। एक बार आपने ले लिया तो ले लिया। और ये चीज़ मैं आपको पहले पीछे भी बताया कि डिलीवरी लेने के टाइम में हो सकता है कि वो क्वालिटी उसके हिसाब से भी हो जो एग्रीमेंट में लिखा, फिर भी अगर वो ना कर दें तो यहाँ पे एक डिस्प्यूट वाला मामला हो जाएगा, जो कि फिर एसडीएम के पास जाइए, फिर वो होगा, फिर ये। तो एक कहने की किसानों के लिए कि हेडेक वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। बट सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, तो ये चीज़ें, तो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी अगर एक बार आपने डिलीवरी ले ली और उसके बाद आपने अगर नहीं भी चेकआउट किया तो बाद में आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। एक बार डिलीवरी लिया तो ले लिया, इससे पहले कर सकते हैं। और जो एक सबसे बड़ा चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट, कि लोग कह रहे हैं कि भाई किसानों की ज़मीन चली जाएगी, ये होगा होगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लैंड विल नॉट कम अंडर एग्रीमेंट ऑफ एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पे एग्रीमेंट के अंदर लैंड का ज़िक्र नहीं होगा, यानी कि लैंड किसी भी कीमत पे एग्रीमेंट के अंदर नहीं आएगा। तो इस बात में एक सेफ्टी है। ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई लैंड किसानों की छीन जाएगी, तो इसमें कहीं न कहीं एक सेफ्टी है। और ये साफ साफ लिख दिया है कि किसी भी तरह के एग्रीमेंट में लैंड का ज़िक्र नहीं आएगा, ठीक है, किसी भी तरह के इसमें हो, ठीक है। हाँ, एक ऑप्शन है इसमें कि अगर आप चाहें दोनों की रज़ामंदी से, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, तो दोनों के हिसाब से ना ही कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बनेगा। दोनों की अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो उसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो दोनों की अंडरस्टैंडिंग से, अगर दोनों के एग्रीमेंट से बनता है, जो कि टेम्प्रोरी होगा, परमानेंट नहीं, वो भी टेम्प्रोरी बन सकता है। और वो भी जब एग्रीमेंट एंड हो जाएगा तो उस लैंड से उसको स्पॉन्सर को अपने खर्चे से उस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अदरवाइज वो जो भी स्ट्रक्चर होगा वो किसान का हो जाएगा। वो अपना उसको जो भी करे, हटाए जा या उसको यूज़ कर ले। और अगर वो उस डेट में नहीं हटाता है तो फिर वो चीज़ें किसान की हो जाएगी, लेकिन किसी भी हाल में लैंड जो है वो एग्रीमेंट का पार्ट नहीं होगा। तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि भाई लैंड चला जाएगा, तो वो चीज़ इसमें नहीं है। और डिस्प्यूट सेटलमेंट, सेम जैसा मैंने पीछे डिस्कस किया था कि डिस्प्यूट का कैसे सेटलमेंट होगा, वही सेम चीज़ है। कोर्ट का ऑप्शन ही है, एसडीएम के पास जाइए, एसडीएम वहाँ पे से वो बनाएगा, जैसा हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया, वो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि अगर वही सेम उसमें पेनाल्टी हम लोगों ने पीछे डिस्कस नहीं किया था, तो पेनाल्टी इसमें क्या हो सकता है इस वाले में। इस वाले पेनाल्टी चूँकि पैसा का लेन-देन हो रहा है इसमें, तो इसमें पेनाल्टी में क्या है कि अगर मान लीजिए कि स्पॉन्सर की अगर फॉल्ट है, स्पॉन्सर अगर गलती पाई जाती है, तो 1.5 यानी कि 1.5 गुना जो अमाउंट है वो स्पॉन्सर को देना पड़ेगा। जो भी अमाउंट का मतलब डिस्प्यूट होगा, मान लीजिए सपोज़ कीजिए अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था 5,000 का हुआ था, तो 5,000 का अगर था, और अगर मान लिया 4,000 हो गया, 1,000 का डिस्प्यूट था, तो 1,000 का 1.5 गुना यानी कि 1,500 रुपये उसे स्पॉन्सर को, किसान को देने पड़ेंगे, ना कि पूरे अमाउंट का। जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 1.5 गुना देना पड़ेगा। लेकिन अगर फार्मर्स का फॉल्ट होता है, यानी किसान की गलती होती है, तो वैसे सिचुएशन में सिर्फ वही अमाउंट उसको देना पड़ेगा जो उस अमाउंट का डिस्प्यूट होगा। सपोज़ कीजिए अगर 1,000 रुपये का अगर डिस्प्यूट है, किसानों को 4,000 का कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 में से ही 4,000 हो चुका है, सिर्फ 1,000 का डिस्प्यूट था, लेकिन उसमें फॉल्ट अगर किसान का पाया गया तो किसान को सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये स्पॉन्सर को वापस करने होंगे, सिंपल। तो यहाँ पे किसानों को एक बेनिफिट एडवांटेज दिया गया है, जो कि होना भी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और भी है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी टाइम में दोनों अपनी रज़ामंदी से, दोनों पार्टी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस एग्रीमेंट को तोड़ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। फॉर किसी भी रीज़नेबल का कोई भी रीज़न हुआ हो तो उसके हिसाब से, रीज़नेबल का उसके हिसाब से आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में 5 साल के बीच में ब्रेक कर सकते हैं। जितने भी साल का आपने बनाया हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, जब दोनों को लगे, दोनों आपस की रज़ामंदी से जब चाहें इस एग्रीमेंट को आप ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने एग्रीमेंट कर दिया तो कर ही दिया, ऐसा नहीं है। दोनों अगर सैटिस्फाइड नहीं है तो जब चाहें तो आप दोनों को ब्रेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या है कि इसमें क्या है ना कि जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में, कौन-कौन हो सकता है? एक एग्रीगेटर, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ़ एक इंडिविजुअल ही हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल किसान भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि कोई एक इंडस्ट्री हो सकती है, जैसे किसान हो सकता है, या फिर किसानों का एक यूनियन जो इसको एफपीओ बोलते हैं, वो हो सकता है एक साइड से, और एक साइड से और कोई फार्म सेक्टर हो सकता है, सॉरी, कोई सेक्टर हो सकता है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है। तो सारे ऑप्शंस हैं। ये भी हो सकता है कि जैसे कोई मिडलमैन है, ठीक है, तो वो किसानों से भी कॉन्टैक्ट करे, सेक्टर्स इंडस्ट्री से भी सेक्टर के कॉन्टैक्ट करे, और जैसा इंडस्ट्री को मान लीजिए, सब जैसे चिप्स का एग्जांपल लिया था, जैसा उसे आलू चाहिए, वो आलू का उससे उसने ऑर्डर ले लिया, समझ लिया, और सेम जाके उसने तब अपने लेवल पे उस बंदे ने, इंडिविजुअल ने पहले
तो वही इंडिविजुअल जाके जैसा उसे डिमांड चाहिए था उस डिमांड से किसानों से जाके एक एग्रीमेंट बना लिया, तो वहाँ से सामान उठाया और यहाँ दे दिया। तो ऐसे इंडिविजुअल भी कर सकता है, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं सामान उठा रहा हूँ तो मुझे ही उसका मतलब उस इंडस्ट्री मतलब जिस प्रोडक्ट को मैं ले रहा हूँ, मैं ही रखूँ, मैं ही यूज़ करूँ, मैं अपने लिए ले रहा हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है, सिवाय वही जो मैंने कहा कंडीशन, बस एक पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, आप भी जाके वो काम कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा जो ये मतलब लोग अपोजिशन है मतलब जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई कोई भी बीच में इसमें जो बिचौलिए की बात कहने के लोग ख़त्म हो जाएगा, बट इसमें एक चांसेस ये भी है कि बिचौलियों को मौका ज़्यादा मिल सकता है इसमें, ठीक है? वो तो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। तो ये कहीं न कुछ लोग इसको सही भी कह रहे हैं कि भाई लोगों को भी मतलब किसानों को ये मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए कि जब सारे सेक्टर में ये ऑप्शंस हैं कि आप पहले ऑर्डर लें, फिर आप प्रोडक्ट बनाएँ, फिर सामान उन्हें दें, तो इसमें क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये भी चीज़ एक अच्छी है। तो लेट्स सी, ठीक है, कि फाइनली जब इम्प्लीमेंट हो रहा है तो लोगों को क्या बेनिफिट और क्या ये, तो ये जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है? अब बेनिफिट डिस्कस करते हैं। बेनिफिट में क्या है? लाइक जैसा मैंने बताया, लाइक अदर सेक्टर्स फार्मर्स विल गेट द चांस टू द टेक, ठीक है, ऑर्डर एंड फर्स्ट जो है मैंने बताया कि पहले आप ऑर्डर लीजिए, फिर उसके बाद उसके हिसाब से फिर वो काम कीजिए। पहले एडवांस ले लीजिए 50% जो भी है, चूँकि इसमें कंडीशन है कि ऑन द डिलीवरी के टाइम तक में 2/3 अमाउंट किसानों को, यानी कि जो अदर से जो भी उगाएगा सामान उसको मिल जाना चाहिए, जिससे आप ले रहे हो सामान, स्पॉन्सर को इतना अमाउंट दे देना है ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी, और बाकी रेस्ट जो 1/3 बचेगा वो इंस्पेक्शन करने के 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब डिलीवरी के बाद से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर में इंस्पेक्शन करने के बाद वो अमाउंट दे देना है। तो ये कहने के एडवांटेज है कि भाई उन्हें भी पहले ऑर्डर लेके पेमेंट लेके काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, गुड कंपटीशन अच्छा होगा, और अच्छे कंपटीशन के लिए अच्छा मतलब अच्छा कंपटीशन एक अच्छे मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो वो भी एक अच्छी बात है। क्रॉप पैटर्न चेंज होगा। अभी क्या है कि अब समझिए कि अगर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा जगह है जहाँ पे एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होता है, मान लीजिए वो गेहूँ चावल की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया एमएसपी पे, ठीक है। तो एमएसपी पे गेहूँ चावल जो है सिर्फ 2 ही चीज़ है जो प्रोडक्ट वो लेती है, गवर्नमेंट लेती है। तो लोग चाहते हैं भाई गवर्नमेंट तो लेगी ही लेगी, तो भाई हम गेहूँ और चावल ही करें, कुछ और ना करें। तो उससे क्या होगा कि एक ही पैटर्न चलता रहेगा। सब लोग चाहेंगे कि भाई जिसका ज़्यादा डिमांड है हम वही खेती करें, बाकी रेस्ट नहीं करें। तो इससे क्या होगा कि एक जो सारे चीज़ की ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाएँगी। एक चीज़ बहुत सस्ता हो जाएगा, एक चीज़ का मतलब स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत मात्रा में आपके पास हो जाएगी, और एक चीज़ बहुत कम होगा। प्लस इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर सब तरह की फसल होती रहेगी, तरह तरह की चीज़ें होती रहेंगी, तो उससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट में भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि अलग-अलग तरह की फसलें, अलग-अलग तरह का पेड़ होता है, अलग पेड़ से अलग तरह के मतलब केमिकल्स निकलते हैं और डालते हैं, तो उससे एनवायरनमेंट पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर एक ही जगह पैटर्न होता रहेगा तो उससे एनवायरनमेंट में कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो ये एक एडवांटेज है। एफपीओ विल बी एस्टैब्लिश्ड, यानी एफपीओ जो है किसानों का एक संगठन होगा, जो सारे किसानों के मिल के 5-6 या पूरे गाँव के मिला के किसानों को मिला के एक कमेटी बना दिया जाएगा, तो वो एक वो हो सकता है। तो ये सब चीज़ें बनेंगी, तो इससे क्या होगा ना कि किसानों को, मान लीजिए इंडिविजुअल कोई किसान है जिसके पास कम ज़मीन है, अगर पूरे एक गाँव को मिला के अगर एक वो बना देगा, तो उसमें कुछ एक लीगल टीम हो जाएगी, एक वो हो जाएगा, तो इसमें कोई भी आपको ठग नहीं सकता। तो वो सब चीज़ें उन सब चीज़ों का एक फ़ायदा एडवांटेज है इसमें एफपीओ होने से, ठीक है। तो ये सब चीज़ बनेगी, एफपीओ बनेगा तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो खेती से नहीं जुड़े, उनको भी मौका मिलेगा, मतलब उनको भी एक जॉब मिलेगा। तो देखा जाए लीगल टीम रखेंगे तो उसका खेती से भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी काम नहीं, लेकिन फिर भी लीगल टीम आप जैसा हायर कर रहे हैं, किसान भी हायर करेगा, मतलब किसानों को जो यूनियन टाइप से जो एफपीओ होगा तो वो हायर करेगा। तो ये सब चीज़ें एडवांटेज है कहीं ना कहीं। ये एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये बनेगा, यानी कि बहुत सारे किसानों को मिला के एक कमेटी, और उस कमेटी के अंदर वो सारे मतलब लीगल टर्म, किससे लेना, किससे कॉन्टैक्ट करना, नहीं करना, 10 किसानों को मिला के, एक गांव के सारे किसानों को मिला के एफपीओ बन जाना। तो इससे से, या फिर अगर मान लो कोई गेहूँ वाला है तो गेहूँ वाला, कोई अगर लीची उगा रहा है तो लीची वाले एक साथ मिला के लीची का एफपीओ बन जाएगा, ठीक है। कोई अगर आलू का है तो आलू वाला को मिला के आलू, ताकि उसके फिर उसके अंदर एक मतलब एक मेंबर टाइप से बोर्ड कमेटी मतलब जो ऐसे होते हैं, तो वो डील करेगा बाहर कहाँ से ऑर्डर लेना है, कहाँ से देना है। तो एक पूरा सिस्टम बन जाएगा, तो उससे कहीं ना कहीं ये फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है। और इससे बहुत से लोगों को रोज़गार मिला, जो लोग खेती से नहीं भी जुड़े हैं उनको भी उसमें पार्ट मिलेगा, जो मार्केटिंग वाले हैं उनको रखना पड़ेगा, जो लीगल टीम वाले हैं वो आएंगे, तो कहीं ना कहीं मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। और लेकिन डिमेरिट भी है। डिमेरिट क्या है भाई कॉन्ट्रैक्ट वार्मिंग की? सबसे पहला चीज़ मैंने बताया कि कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन नहीं है इसमें। जो भी डिस्प्यूट होगा वो डीएम तक ही पूरा सॉल्व हो जाएगा। कोर्ट के पास वो सारे सिविल पावर होंगे एसडीएम के पास, लेकिन कोर्ट को कोई शक्ति नहीं है इसमें कोई भी दखल अंदाजी करने का, जो कि कहने के बहुत गलत है, ठीक है। चूँकि
कोर्ट जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, और एसडीएम हो चाहे डीएम हो, वो कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होता है वो कहीं न कहीं सरकार का नुमाइंदा ही होता है, और सरकार के इशारों पे कैसे लोग काम करते हैं अ, वो हम आपको कहने की बात नहीं है, वो आप जानते ही हैं, ठीक है? तो इसलिए कहीं न कहीं ये चीज़ सही नहीं है, तो ये एक डिमेरिट में है, ठीक है? जो मैंने जैसे मैंने बताया, दूसरा दूसरा डिमेरिट है कि वही कि स्पॉन्सर जो है वो उसको लीगल टीम उसके पास नहीं होगी, उनके पास होगी, तो कहीं न कहीं उसमें इसको किसानों को फँसा सकता है, वो ट्रैप कर सकता है फार्मर्स को लीगैलिटी में, ठीक है? चूँकि स्पॉन्सर्स जो होगा वो उसके पास रिसोर्सेज़ ज़्यादा होंगी, उसके पास लीगल टीम होगी, बहुत से ऑप्शंस हैं, तो वो सारा कुछ चेक करके वो उसमें कुछ ऐसे क्लॉज़ डला सकता है जहाँ पे जिसका मिसयूज़ कर सकता है, जो कि किसानों के पास हो सकता है कि उतने ऑप्शंस ना हो, लीगल टीम ना हो, छोटा किसान है, तो ये सब चीज़ें दिक्कत हो सकती हैं, ठीक है? और जो तीसरा दिक्कत है जो मैंने आपको पहले डिस्कस की कि बस कोई स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, कोई भी आदमी जिसके के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि ये इसलिए गलत है चूँकि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कहीं वो जाके कहीं अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है? कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो उसको स्पॉन्सर करे कि भाई स्पॉन्सर कौन है? एपीएमसी में क्या था? एपीएमसी में अगर कोई बंदा अगर कमीशन एजेंट है तो वो उसको कमीशन एजेंट को एपीएमसी के अंडर एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। उस रजिस्ट्रेशन का उसको लाइसेंस मिलता था, वो लाइसेंस भले आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन लाइसेंस मिला तो उसके पास एक श्योरिटी है, किसानों को भी श्योरिटी है कि भाई इस बंदे के थ्रू अगर हम कमीशन एजेंट के थ्रू अगर हम अपना सामान बेच रहे हैं, तो मेरी पैसे की गारंटी, मेरे ऐसा काम की गारंटी है, ये चीज़ मिलेगा। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, जो पैसा अगर सामान दे रहे हैं तो आज जाके मुझे पैसा मिला चूँकि वहाँ पे रजिस्टर्ड है, सरकार की वो बॉडी है। यहाँ पे क्या है, कोई भी बंदा आएगा, हम उससे एग्रीमेंट कर लेंगे, लेकिन कल को कि वो बंदा अगर भाग गया, कुछ ही हो गया, तो हमारे पास कोई वो नहीं है। तो ये कहीं न कहीं एक मतलब दिक्कत है, तो इसमें थोड़ा-सा सुधार की ज़रूरत है, ठीक है? और जो सबसे चौथी चीज़ जो सबसे मेन मुद्दा है वो ये है कि नो श्योरिटी ऑफ एमएसपी की कोई श्योरिटी नहीं होगी। जैसा हमने पहले आपको एमएसपी डिस्कस किया है कि एमएसपी पे सामान सिर्फ़ और सिर्फ़ एपीएमसी में ही बिकती है, बाकी कहीं भी नहीं बिकती है, ठीक है? बाकी सरकार लागू हर जगह है, लेकिन ऑब्वियस है कि अब भाई हमारे पास अगर दाना है, अनाज है, और मुझे बेचना है, तो अभी देखिए, अभी जैसे गेहूँ की है 1975 रुपये, ठीक है? 1975 रुपये अभी है, लेकिन आप बेचना चाहेंगे तो आपको 1600, 1700, 1500, 1700 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, अगर आप नॉर्मल बेच रहे हैं तो। तो एमएसपी होना और एमएसपी बिकना दोनों में फ़र्क है, और कभी ऐसा मौका भी रहेगा कि 2200 पे भी बिकेगा, 2400 पे भी बिक जाता है, वो भी होता है, ठीक है? तो वो वक्त-वक्त की बात होती है। तो कहीं न कहीं एमएसपी की श्योरिटी इसमें नहीं मिलेगी, आप अपने लेवल पे, तो इसीलिए जो है ना एमएसपी की श्योरिटी भी नहीं होगी, और प्लस आज जाकर जो कि एमएसपी भी एपीएमसी भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये कहीं न कहीं इसका नुकसान है, ठीक है? अब देखते हैं हम लोग तीसरा एक्ट, जो तीसरा तीसरा में कुछ ख़ास नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तीसरा जो एक्ट है हमारा ये है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये जो एक्ट है ये पहली बार 1955 में बना था, ठीक है? और ये जो बना है, ये मैं आपको थोड़ा-सा एक बता देता हूँ कि ये जो बना है ये आप जानते होंगे कि 3 लिस्ट है, एक कनकरेंट लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट। तो ये इस कनकरेंट लिस्ट के पॉइंट नंबर 33 के तहत बनाया गया था। कौन-सा? एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1995। किसके? 33 पॉइंट क्या है मैं आपको डिस्कस करूँगा, तो आपको समझ में आएगा कि जो कनकरेंट लिस्ट है उसके पॉइंट नंबर 33 में क्या लिखा हुआ है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है, उसके तहत ये बनाया गया था। इसमें सिर्फ यही चीज़ कहा गया कि जितनी कोई भी जो एसेंशियल चीज़ है, एसेंशियल कमोडिटी का एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा आप जो है स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, वो प्रोहिबिटेड है। लिस्ट जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि क्या-क्या है। लेकिन ये सब उसने क्या था, नेहरू जी ने सोचा कि जो कि ज़रूरी भी थी, क्योंकि अब मान लो कि अभी जैसे जिस चीज़ का सीज़न है, उसमें कुछ लोग जो मिडलमैन हैं, जो किसान नहीं है, वो पूरा सब कुछ खरीद-खरीद के सस्ते में उसको स्टोरेज कर लेगा और जब महँगाई होगा तो उसको बेच देगा। तो उससे क्या होगी कि उससे 2 चीज़ें, एक तो महँगाई भी बढ़ेगी, दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको देश को खाना खिलाना, जब देश को जो चीज़ की ज़रूरत है, वही नहीं मिलेगी तो फिर दिक्कत होगा। मान लो अभी कोरोना की वैक्सीन आई, आपको अगर नॉर्मल होता, तो सारा का सारा वैक्सीन खरीद के कोई जमा करके रख ले। तो सिर्फ़ एक तो स्टोरेज भी हो रहा है, मतलब मिसयूज़ तो अकल होगी, वो महँगे दाम पे लोगों को बेचें, तो वो गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जिस टाइम में आपको ज़रूरत है देश को देने की, तब आप नहीं दे पाओगे। क्योंकि अगर देश में कोई चीज़ फ्रीली मिल रही है, तो कहीं न कहीं सरकार भी तो उस चीज़ से मुक्त है ना भाई। सरकार को फ्री रहेगा, सरकार को टेंशन नहीं है। और अगर कुछ चीज़ अगर देश में किसी चीज़ की कमी है, तो मतलब वो भी एसेंशियल, मतलब खाने-पीने की चीज़ है, तो सरकार की कहीं न कहीं सरदर्दी है वो। तो सरकार की ज़िम्मेदारी होती है नागरिकों को सही चीज़ सही टाइम पे और सही चीज़ें पहुँचाना। ठीक है?
तो वो चीज़ें कहीं न कहीं वो हो जाती है, इसलिए ये एक्ट लाया गया था 1955 में, ताकि कोई भी जो एसेंशियल चीज़ है जैसे खाने-पीने की दूध, दही, चावल, ये सब चीज़ों को भी एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा आप इसको स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी क्या हुआ 2020 में इस एक्ट में क्या है, संशोधन किया गया और अमेंडमेंट करके इसमें लगा दिया है कि अब क्या है कि अब आपके पास ये चीज़ प्रोहिबिटेड नहीं होगा। आप एसेंशियल चीज़ों को भी आप एक सर्टेन अमाउंट के बाद आप जितना चाहें उतना आप स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। और ख़ासकर जो जैसा मैंने एक पिछले वाले भी एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था, उसमें भी एक क्लॉज़ जुड़ा हुआ है कि कोई भी अगर इवन अगर ये एक्ट अगर नहीं भी होता तो उसमें भी साफ-साफ दिया हुआ है कि ये वाला जो एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1995, ये वाला जो एक्ट है, ये वाला सॉरी, ये जो एक्ट है, ये मेन एक्ट है ये वाला, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में लिखा हुआ है कि ये वाला एक्ट लागू नहीं होगा उस सारे प्रोडक्ट पे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू किया गया होगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी उसमें भी क्लॉज डाला हुआ है, प्लस इसको बाद में इसमें भी संशोधन कर दिया गया, अमेंडमेंट कर दिया गया कि आप एक अब जितना चाहे उतना स्टोरेज कर सकते हैं। अब एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट को ही समझ हटा दिया गया कि आप जितना चाहें उतना आप स्टोरेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, बहुत ऐसा एक सिचुएशन होगा जहाँ पे सरकार नोटिफाई करेगी कि अभी कुछ दिनों के लिए या उतने सर्टेन टाइम के लिए, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए, कि अभी एसेंशियल चीज़ों की स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, तभी नहीं कर सकते हैं। बट इसी की सेफ्टी के लिए उसमें वहाँ पे क्लॉज डला दिया गया है कि अगर 1995 में ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी काम भी करता रहेगा, तो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू जितना भी कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी अनाज उगाया गया होगा, उसकी स्टोरेज पे कोई रोक-टोक नहीं होगी। चाहे वो कितना भी सिचुएशन कुछ भी ना, साफ-साफ वहाँ पे लिख दिया गया है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1995 भी है, वो लागू नहीं होगा उस पे, ठीक है। तो ये बड़ा चेंजेस है, बिग चेंजेस है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में डाला गया है इस वाले को। और इस मेन एक्ट को ही चेंज कर दिया गया कि एक्ट 2020 जो 1955 वाला जो एक्ट था, उसको चेंज करके उसमें था गया कि एसेंशियल चीज़ों की स्टोरेज जो थी वो प्रोहिबिटेड थी। यहाँ पे क्या कर दिया कि नहीं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन सिर्फ होगा वहाँ पे, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करेगी कि हाँ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन चला, जैसे वॉर हो रहा है देश में, या ड्रॉट आ गया, या बहुत ज़्यादा फेमाइन आ गया, मतलब बहुत भुखमरी आ गई है, ऐसी सिचुएशन अगर होगी तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करेगी, तो उस समय आप स्टोरेज नहीं कर सकते। बट उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला अलाउड है, ऐसा मैंने आपको पहले बता दिया। और इसमें जो कुछ और छूट दी गई वो ये है कि अगर किसी इंडस्ट्रीज़ की या किसी सेक्टर की या फिर किसी फैक्ट्री की एक जो रोज़ की खपत जितनी है, एक सर्टेन अमाउंट तक की खपत की स्टोरेज उसको अलाउड ही होगी, उतना स्टोरेज वो कर सकता है। प्लस अगर कोई एक्सपोर्टर है, तो वो अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर कोई एक्सपोर्टर है, ठीक है, और वो अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसको अगर एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला हुआ है, तो जितना ऑर्डर मिला हुआ है उतना ऑर्डर तक का उसके पास स्टोरेज करने का राइट होगा। उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की सिचुएशन में भी उससे ये राइट नहीं छीने जाएँगे। तो ये सब जो है वो बिग चेंजेस इसमें कर दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर मैं पर्सनली राय बताऊँ तो मेरे हिसाब से तो इसका मतलब मेन स्ट्रक्चर ही ख़त्म कर दिया गया। मतलब ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में समझिए कि अब कुछ रहा ही नहीं, समझिए। बस वो एक ही चीज़ बची हुई है, वो ये है कि अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आता है तो ये इसको फिर से हम लागू कर सकते हैं, बस इतना समझ लीजिए, बाकी कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई। बाकी तो ये छोटा-सा एक्ट था, तो ये जल्दी डिस्कस हो गया, इसमें कोई ख़ास नहीं था। ख़ास तो था, मतलब कोई ज़्यादा बहुत कुछ नहीं था, बस थोड़ा-सा इसमें चेंज, जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था, तो उसमें उसको हटा के अब प्रोहिबिटेड से हटा के प्रोहिबिटेड नहीं है, बस ये चीज़ें। अब हम इसकी संवैधानिकता को चेक करते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, ठीक है। इसको एग्ज़ामिन करने का 2 तरीका है। पहला तो ये डिस्कस करें हम लोग कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, वायलेट करता है, या फिर दूसरा कि जिस तरीके से लाया गया है वो प्रोसेस सही है या गलत है। 2 तरीका है इसको किसी भी चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग पहले एक-एक करके दोनों को देखते हैं। पहले देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं करता, दूसरा है कि प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो अगर सिंपल एक सेंटेंस में बोलें तो बोलें नो। क्यों? लॉजिक देखिए, ठीक है। किसी भी लॉ को संविधान के खिलाफ होने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरत है। पहला तो क्या है कि अगर वो एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट, अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट के अगर अगेंस्ट आता है, तो जितना पार्ट आता होगा उतना पार्ट जो है वो इनवैलिड, नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या है कि वो इसमें पूरा का पूरा एक्ट नहीं, जितना पार्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट आ रहा होगा
उतना पार्ट जो है उस एक्ट का नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगा, मतलब उतना पार्ट उसमें से हट जाएगा। पहला चीज़। तो क्या ये फंडामेंटल के राइट के खिलाफ है? ऑब्वियस नहीं है। तो इस हिसाब से हो गया नो, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट तो नहीं है। ठीक है। अब दूसरा चीज़ देखते हैं, दूसरा पॉइंट। हम दूसरे पॉइंट की बात करें, ठीक है, दूसरा पॉइंट नंबर 2 देखें। क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या उसके अगेंस्ट है क्या? तो नहीं, लगता नहीं है। वैसे बेसिक स्ट्रक्चर की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट 1973 में, ठीक है, केशव भारती नंदा केस एक हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसमें कहा कि आप संविधान को चेंज, मतलब उसमें संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। यानी कि आपको 368 संविधान को अमेंडमेंट करने का जो आर्टिकल आपको राइट देता है, वो राइट तो है आपको, आप चेंज कर सकते हैं, सॉरी अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट अब अमेंडमेंट का मतलब पूरा का पूरा नींव ही चेंज कर दें, पूरा का पूरा मूल भूत, मतलब जो मेन मेन जो पार्ट है उसका, अगर उसी को नींव को ही हिला दें, तो नींव चेंज कर दें, तो आप मतलब चीज़ें नई बदल के नहीं रख सकते हैं। उसमें ज़रूरत के हिसाब से आप उसमें ऐड या रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि पूरा का पूरा हम संविधान ही को चेंज कर दें, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो ये बात जो है वो बहुत बड़ा मतलब बेंचमार्क की जजमेंट था ये केशव भारती नंदा केस में। ठीक है, जबकि वो फैसला सरकार के पक्ष में ही गया था, लेकिन इसमें एक बड़ी बात जो निकल के जो सुप्रीम कोर्ट ने गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने गई थी 1973 में, कि बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो टाइम टू टाइम पे डिफाइन सुप्रीम कोर्ट ही करती है, क्योंकि संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में है। तो इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, ऐसा कुछ वो नहीं। संविधान के अगेंस्ट तो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट तो नहीं लगता, तो ये नहीं है। तो इसलिए इसमें भी गुंजाइश नहीं है। इसमें एक पार्ट जो होता है जिसको बेसिक स्ट्रक्चर में ला सकते हैं, या फिर जिसका एक बहस है, वो ये फेडरलिज्म। अगर फेडरलिज्म की बात करें हम लोग, तो ये एक समझिए कि चर्चा का विषय है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है। तो इस पे बहुत सारी बहसें हैं, तो अभी क्लियर कट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन है। सेंटर कैसे पेश आएगी स्टेट के साथ, स्टेट कैसे पेश आएगा सेंटर के साथ, इसको बोलते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, या तो गुड फेडरलिज्म होता है, जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव, यानी कि दोनों में अच्छा है तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एक होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जिसमें मतलब सरकार स्टेट और सेंटर का रिलेशन अच्छा नहीं होता है, दोनों आपस में टसल में रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। एक होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सरकार, सेंटर भी स्टेट से बातचीत करके काम करती है, और स्टेट भी सेंटर से मिला जुला के काम करते हैं। तो इसको बोलते हैं, एक हुआ कोऑपरेटिव और एक हुआ कॉम्पिटिटिव। तो कोऑपरेटिव जो होता है वो अच्छा फेडरलिज्म है, तो वो होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो विषय है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो ये जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो है वो विषय जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। ठीक है, और इस पर कानून बना दिया है किसने? सेंटर ने। तो सेंटर, और लेकिन सेंटर के पास भी पावर है। सेंटर के पास पावर कहाँ पे है, जो मैं आपको बताऊं, तो मैंने आपको भी बताया कि 3 लिस्ट होते हैं, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और तीसरा होता है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में तो दिया हुआ है, ठीक है, कि भाई आपके पास पावर है, किसके पास? स्टेट के पास पावर है कोई भी कानून बनाने का एग्रीकल्चर से रिलेटेड। लेकिन कंकरेंट लिस्ट जो है, जिसमें सरकार को, सेंटर को भी और स्टेट दोनों को बनाने का है, उसके पॉइंट नंबर 33, जिसके मैंने आपको पहले थोड़ी पहले जिक्र किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 में क्या है कि सबसे पहले लिखा हुआ है एग्रीकल्चर का ही सारा प्रोविजन एग्रीकल्चर का इसमें दिया हुआ है। लेकिन कोई भी अदर कानून अगर चाहे वो स्टेट का सेंटर का बना हुआ होगा, तो वो इसके तहत 33 के अगर तहत बनेगा, तो वो सुप्रीम होगा और वो नल एंड वॉइड हो जाएगा इसके सामने, मतलब वो इसके सामने समझिए बौना पड़ जाएगा, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसी पॉइंट में मतलब जो कंकरेंट लिस्ट है उसके पॉइंट नंबर 33 में ये सारे एग्रीकल्चर के सारे प्रोविजन लिखे हुए हैं, जबकि स्टेट लिस्ट में पूरा एग्रीकल्चर का पूरा सिस्टम जो है वो सारा उसके अंदर आता है। स्टेट के अंदर स्टेट के पास पावर है उस पर सारा कुछ बनाने का, लेकिन कंकरेंट लिस्ट में ये 33 पॉइंट है, इसकी वजह से
सेंटर को भी पावर है, वहाँ पे सरकार ने भी यही चालाकी की है। हमने जैसा आपको बताया था कि 1955 में भी जो पहला बना था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, वो भी कंकरेंट लिस्ट के पॉइंट नंबर 33 के तहत बना था। और अभी भी जो तीनों कानून बना है, एक तो अमेंडमेंट ही है तो इसी के तहत हुआ, बाकी जो रेस्ट दोनों बचे हैं बना है वो भी 33 के ही तहत बना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मतलब कंकरेंट लिस्ट के पॉइंट नंबर 33, ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट के पॉइंट नंबर 33 के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी कानून जो कृषि से रिलेटेड है उस पर अगर सेंटर या स्टेट बनाता है तो उसके तहत बनेगा, सेंटर बनाई है तो वो चीज़ सुप्रीम होगा। अगर सेम तरह का लॉ अगर स्टेट भी अगर बना देता है तो वो बनाना पड़ेगा। ये ज़्यादा जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर में भी है कि एग्रीकल्चर के सारे प्रोविज़न, सारे कानून बनाने का राइट सेंटर को, स्टेट को। अगर स्टेट बनाती है तो ऑटोमेटिकली इस पॉइंट के तहत अगर सेंटर ने को बना दिया है तो वो सेंटर उसमें सुप्रीम हो जाएगी और वो नीचे रह जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसके तहत अभी जो दोनों बना है वो भी इसी के तहत बना है। और जो पहले इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट जो 1955 में बना था वो भी इसी पॉइंट के तहत बना था। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को तो चैलेंज करना मेरे हिसाब से कोई सवाल ही नहीं बनता है और मुझे लगता भी नहीं कोई करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये तो कोई सवाल नहीं, चूँकि ये सुप्रीम है तो इसी के तहत बना है, तो इसलिए ये ऑप्शंस नहीं बनता है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक ही चीज़ पे अगर दोनों सेंटर भी कानून बना दे और स्टेट भी कानून बना दे, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में दोनों के पास राइट है, तो फिर क्या होगा? तो इस सिचुएशन में क्या है कि हमारे पास वैसे तो ऑप्शन बहुत है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि आर्टिकल हमारे पास है 254 254, ठीक है। ये साफ साफ कहता है कि अगर एक ही टॉपिक पे अगर दोनों ने, सेंटर ने भी और स्टेट ने भी अगर कानून बना दिया तो इस आर्टिकल के तहत, ठीक है, इस आर्टिकल के तहत वहाँ पे इस आर्टिकल के तहत जो सेंटर का जो कानून होगा वो सुप्रीम होगा और स्टेट का जो होगा वो सुप्रीम नहीं होगा। तो यहाँ से भी सेंटर को एडवांटेज मिल गया। तो यहाँ से भी इसकी संवैधानिकता को चैलेंज करने का कोई सवाल नहीं उठता है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर के हिसाब से ये सही है या गलत है, जो भी है। तो प्रोसीजर में गलती का कोई सवाल नहीं है, ठीक है, चूँकि प्रोसीजर में क्या होता है, देखिए 20/9/2020 को ये पास हुआ, ठीक है। अब लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि भाई राज्यसभा में ध्वनि मत से पास हो गया, ये हुआ वो हुआ वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले क्या है, देखिए 123 आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 123 जो है ये ऑर्डिनेंस का आर्टिकल है कि सेंटर को राइट है कि सुप्रीम कोर्ट के तहत, सॉरी, राष्ट्रपति के थ्रू एक ऑर्डिनेंस पास करके कोई भी बिल अगर संसद नहीं चल रही है तो पास करवा सकते हैं। जो सबसे पहले 123 का इस्तेमाल करके सरकार ने 5 जून, ठीक है, 5 जून को सरकार ने एक ऑर्डिनेंस, अध्यादेश लिया है। ऑर्डिनेंस का क्या है कि अगर ऑर्डिनेंस पास हो जाता है तो जब भी पार्लियामेंट चलेगा उसके शुरू जब भी होते हैं उसके 6 वीक के अंदर अंदर उसको पास कराना, दोनों ही सदन से पास करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली वो अध्यादेश ख़त्म हो जाएगा। और ये ऑर्डिनेंस पास होने के बाद जो पार्लियामेंट चली थी वो 14/9 से लेके 1/10 तक के लिए चली थी, ठीक है, लगभग 15-16 दिन के लिए चली थी। उसके बाद फिर ये मानसून सेशन था, कौन सा था, मानसून सेशन चल रहा था, ठीक है। तो इतने कम टाइम के लिए चली है तो इसी बीच में इसको पास करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट सेशन जब बैठेगा तब तक वो 6 वीक्स हो चुका होगा, तो ऑब्वियस है कि फिर वो सारा वो इनवैलिड होता है। इससे हालांकि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर गवर्नमेंट फिर से चाहे तो फिर ऑर्डिनेंस पास करा सकती है, ठीक है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। फिर से एक ऑर्डिनेंस अगर ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा उसी को फिर से पास कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इस वजह से ये बिल पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ तक बात है कि लोग कह रहे हैं कि भाई राज्यसभा में ध्वनि मत से हुआ और ये हुआ वो हुआ। वोटिंग के लिए क्या है, अगर राज्यसभा की बात करें या किसी भी लोकसभा की बात करें तो वोटिंग उसी पे होगी। वोटिंग के लिए कंडीशन है कि आपके पास सारे बंदे को अपने अपने सीट पे होना ज़रूरी है, सीट पे बैठे होना ज़रूरी है, तभी वोटिंग होगी। लेकिन कोरोना की वजह से सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से दूर दूर बैठे हुए थे,
तो इसलिए उनके पास ये ऑप्शन था कि वो उसको बिना उसके वॉइस से करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं भी होता तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पास आर्टिकल 122 यानी कि 122 है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ संसद के अंदर कुछ भी हुआ हो, जिससे भी जो हो, उसका पूरा का पूरा राइट जो है वो संसद के पास ही है। इसमें कोई भी दखलंदाजी जो है वो कोर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये राइट किसके पास है? संसद के पास है, आर्टिकल 122 के तहत, कि वो संसद के अंदर क्या हुआ, कैसे प्रोसेस करना है, वो संसद का काम है, उसमें कोर्ट नहीं कर सकता। और कोर्ट के पास भी राइट है कि कोर्ट के अंदर कैसे कोर्ट को चलाना है, वो कोर्ट का पूरा राइट है। तो इसी तरह से तो इसके अंदर ध्वनि मत से हुआ या फिर वोटिंग से होता है, ये सारा मतलब इसके अपना खुद का बिजनेस है, इसमें कोर्ट वैसे भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि ये 122 के तहत पार्लियामेंट यानी सरकार को एडवांटेज मिल जाएगा। तो वैसे भी उसके पास नहीं माना। दूसरा ऑप्शन लोग कहते हैं कि भाई ये कि अगर मान लो अगर नहीं पास होता, जैसे डिमांड कर रहे थे कि भाई सेलेक्ट कमेटी के पास भेजी जाए, जॉइंट सेटिंग हो, अगर भाई अगर कोई चीज़ अगर नहीं पास होगी तो जॉइंट सेटिंग हुआ, जॉइंट सेटिंग अगर होता, ठीक है, तो जॉइंट सेटिंग में तो और आसानी से पास हो जाता है। जॉइंट सेटिंग अगर होगी तो भाई दोनों पार्लियामेंट, दोनों सदन के लोग एक साथ बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे, दोनों को अगर जोड़िएगा तो इसमें सरकार के पास ज़्यादा है, वहाँ 5-6 ही कम है, तो दोनों को जोड़ेंगे या फिर सिंपल मेजोरिटी चाहिए पास कराने के लिए, तो ईजी हो जाता। तो पास कराना कोई बड़ी बात नहीं, पास हो ही जाता। अगर नहीं भी अगर कोई साथ देता या ऐसे, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं था, लेकिन धोनी मत से कराने का मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि शायद ये ऑप्शन, ये वजह रहा होगा कि जल्द से जल्द करवा लें, अदरवाइज़ 2 हफ्ता 3 हफ्ता का वेट और करना पड़ता। एक ये वजह हो सकती है, बाकी कोई ऐसा नहीं है। तो ये सारा प्रोसीजर था, तो प्रोसीजर के हिसाब से भी कोई चैलेंज वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रोसीजर जिस तरह से कि हाँ, आप अगर नैतिकता की बात करेंगे, ठीक है, मॉरलिटी की बात करेंगे, एथिक्स की बात करेंगे, तो उसमें सरकार की, हाँ, आप उस सरकार को गलत कह सकते हैं, लेकिन सरकार को इससे कुछ ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। वो क्या, वो कोई भी सरकार हो, उसको इससे बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है, कि उन्हें जो करना है सो करना है। तो ये ओवरऑल इन चीज़ों का एक सार था। अब इसमें हम एक चीज़ और डिस्कस करना चाहेंगे कि भाई हरियाणा पंजाब का क्या इशू है, ठीक है। देखिए हरियाणा पंजाब का इशू क्यों है, इसको थोड़ा-सा अगर आप डिटेल में समझिए तो मैं आपको थोड़ा-सा समझाऊँ कि हरियाणा और पंजाब का मेन मसला क्या है इसमें, ठीक है। उसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि देखिए हरियाणा पंजाब ऐसा है जहाँ पे 88% कितना, 88% जो है वो राइस यानी कि धान चावल, ये किस पे बिकता है, एमएसपी पे बिकता है, ठीक है। और गेहूँ की बात करें यानी कि वीट की अगर बात करें, तो ये इनका 70% जो है वो एमएसपी पे बिक जाता है। यानी कि हरियाणा पंजाब का टोटल जितना भी चावल बनता है उसका 80% यानी कि जितना भी धान होता है उसका 80% एमएसपी पे बिक जाता है। जितना भी गेहूँ होता है उसका 70% एमएसपी बिक जाता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि इनका नुकसान है, क्योंकि अल्टीमेटली एमएसपी ही खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि एपीएमसी खत्म होगी। एपीएमसी मतलब डायरेक्ट नहीं खत्म होगी, इनडायरेक्ट खत्म होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि लोगों के पास यहाँ पे सेस लगता है, यहाँ पे कमीशन चार्ज लगता है, ये सारा चार्ज यहाँ पे काट देंगे आप, वहाँ फ्री में आपको मिल रहा है, तो ऑब्वियसली कि लोग यहाँ पे 2.5-3% नहीं देना चाहेंगे, वो उधर जाएंगे। तो अल्टीमेटली जब यहाँ पे कोई जाएगा ही नहीं, तो धीरे धीरे होते 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 ये मार्केट ही खत्म हो जाएगी, तो इनडायरेक्टली एपीएमसी ही खत्म हो जाएगी। जब एपीएमसी खत्म हो जाएगी तो मैंने आपको पहले बताया है कि एमएसपी को लागू जो है वो एपीएमसी ही करती है। तो एपीएमसी ही नहीं रहेगी तो एमएसपी ही नहीं मिलेगा, तो किसानों को दिक्कत है। तो और यहाँ के किसान को पता ना कि अब ये समझ लीजिए कि यहाँ कितना जाते हैं। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो टोटल एफसीआई, मैंने आपको पहले बताया था कि जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यही सरकार से चावल, सरकार जो है जितने भी चावल या गेहूँ खरीदती है वो इसी के पास स्टोरेज करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये 1906 में बनाया गया था। एफसीआई जितना भी कलेक्ट करती है साल भर में उसका 35% अगर बात करें आप राइस, ठीक है, और 62% अगर गेहूँ की बात करें, वीट की, तो ये दोनों सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पंजाब से आता है। कहाँ से? हरियाणा पंजाब से। तो इसका एफसीआई का टोटल कलेक्शन का 35% हरियाणा पंजाब, टोटल परसेंट गेहूँ की बात करें तो 62% जो एफसीआई का है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ खरीद के एफसीआई में ही कलेक्ट करती है। और एफसीआई का टोटल अगर इतना सा, मतलब कि इन दोनों स्टेट का सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो एमएसपी के तहत और एफसीआई को जाता है। इसलिए यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा नुकसान है, बाकी जगह के लोगों को कम है। तो आई थिंक कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, बाकी आप लोग डिसाइड करें कि क्या सही है क्या गलत है। हमारा काम था अनबायस्ड होकर चीज़ों को आपके सामने रख देना। अब आप इन चीज़ों को देखिए, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए शुक्रिया।